नमस्कार, मैं हूँ बजरंगी लाल और आप देख रहे हैं बजरंगी लाल यूपीसीएल यूट्यूब चैनल। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम कर रहे हैं रामबाण बुक का पूरा डिटेल सॉल्यूशन। तो इससे पहले की क्लासें अगर आपने नहीं देखी हो तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। दूसरा ये कि हमने इससे पहले 2 चैप्टर हल कर लिए हैं। तीसरे चैप्टर के 50 क्वेश्चन कर लिए थे। कुछ निजी व्यस्तता के कारण मैं एक दिन आपको क्लास नहीं दे पाया और अ, तीसरे दिन जो क्लास आई थी क्लास 3 के नाम से उसमें सिर्फ 50 प्रश्न थे। तो आज हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे और तो चूँकि चैप्टर में ज़्यादा क्वेश्चन है मतलब 180 के लगभग प्रश्न है, 180 प्रश्न और सभी प्रश्न न्यूमेरिकल फॉर्म में हैं, तो मेरा प्रयास रहेगा कि थोड़ा स्पीड में कराया जाए। अगर आप ने इससे पहले अगर एक भी बार ये बुक सॉल्व नहीं करी है या फिर टेक्निकल नहीं पढ़ा है, तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है। लेकिन अगर आपने पढ़ा है और आप रिवीजन के लिए हैं, तो बहुत महत्वपूर्ण और बहुत सार्थक ये क्लास आपके लिए होगी। प्रयास करूँगा कि जिन्होंने एक भी बार टेक्नीशियन का जो टेक्निकल सिलेबस है वो नहीं पढ़ा हो उनके लिए भी समझ में आए। तो चलो ज़्यादा देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं। इससे पहले की क्लास में हमने कर लिए थे 50 प्रश्न, 51 नंबर प्रश्न से शुरू है और शायद किसी भाई ने एक कमेंट किया था कि भैया आप ऐसा कीजिए कि आंसर नहीं दिखे। तो अब हमने वैसी भी व्यवस्था कर ली है, भाई हल्के-हल्के कर रहे हैं चूँकि संसाधन इतने मौजूद नहीं हैं, ठीक है? फ़ोन से ही क्लास रिकॉर्ड की जाती है तो इस कारण हम अ, थोड़ा-सा वो हो जाता है, बाकी सारी चीज़ें सही हैं। चलो 51 नंबर प्रश्न है कि एक पदार्थ के एक इकाई घन के विपरीत फलकों के बीच पारित होने पर करंट में पैदा हुए प्रतिरोध को थोड़ी-सी लैंग्वेज चेंज है, बाकी क्वेश्चन बहुत सरल है। किसके रूप में परिभाषित किया जाता है? मतलब एक कोई आपने ऐसे करके ये देखा होगा बनता था क्या? इसको वो बनाते थे हम लोग, भूल गए बचपन में बनाते थे। क्या कहते थे इसको? घन कहते थे या घनाव? घनाव कहते थे शायद। ऐसे करके इसको जो बनाते थे इस प्रकार से। तो इसके दो विपरीत फलकों के बीच सही बना लिया मैंने। इसके दोनों विपरीत फलकों के बीच विद्युत धारा जो प्रवाहित हो रही है, उस धारा के मार्ग में जो बाधा उत्पन्न करने वाला प्रतिरोध होता है, उस प्रतिरोध को किसके नाम से जानते हैं? तो उसको हम पदार्थ के विशिष्ट प्रतिरोध के नाम से जानते हैं। प्रश्न नंबर 51 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अब प्रश्न है प्रश्न नंबर 52। तो 52 नंबर प्रश्न है विशिष्ट प्रतिरोध की एसआई इकाई अंतर्राष्ट्रीय मात्रक क्या है? विशिष्ट प्रतिरोध को सबसे पहले तो हम प्रदर्शित कर किससे करते हैं ये जानना है। तो हम जानते हैं आर बराबर एक सूत्र होता है रो एल बाई ए। तो जिसमें रो जो है ये विशिष्ट प्रतिरोध है, इसका सूत्र निकालने के लिए हम क्या देखेंगे, इसको हम हल करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा आर ए अपॉन एल बराबर रो। यहाँ से गौर से समझिए, जब यहाँ रो छोड़ना है हमको मतलब रो का ही मान निकालना है तो ए आर के क्रॉस में चला जाएगा और एल जो है वो बटे में चला जाता है। ये तो जानते हैं होंगे आप मैथमेटिक्स के साधारण से नियम से, जो कि जो चीज़ एक पक्ष की ओर गुणा में होती हैं अगर वो चीज़ दूसरे पक्ष की ओर भेजी जाए तो वो डिवाइड में चली जाती हैं। ये हो गया। अब इसके बाद हमने ये कर लिया आर ए बाई एल, ये आर ए बाई एल हो गया। अब इनके मात्रक रख दो हम अलग अलग, अगर इनके मात्रक रख देंगे और फिर इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमें रो का मात्रक प्राप्त हो जाएगा। तो अब मैं कुछ इसको इरेज कर देता हूँ, इधर जो है इसको इरेज कर देते हैं। हाँ, इसको हम इरेज कर देते हैं। ठीक, देखिए अब दूसरा कलर लेके इसको हल करते हैं। दूसरा कलर ले लिया और हम अब हम इसको हल करते हैं। तो देखिए आर आर का मात्रक हम जानते हैं कि ओम होता है, ओम रख लिया। ए मतलब कि क्रॉस सेक्शनल एरिया क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल का प्रतिरोध वो मात्रक क्या होता है तो मीटर का स्क्वायर और अपॉन लंबाई का मात्रक होता है मीटर। तो यहाँ पे मीटर है और मीटर से ऊपर मीटर स्क्वायर कट जाएगा, एक इसका एक चीज़ कट जाएगी, स्क्वायर कट जाएगा बस, बाकी बचेगा ओम मीटर। तो विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक भी ओम मीटर होता है। समझाना था, नहीं तो आप सभी जानते होंगे कि विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक ओम मीटर होता है और प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। अब देखो इसमें फिर अभी जो हमने सूत्र बताया था उसमें वही दिया है कि आर बराबर रो एल बाई ए में इस समीकरण में रो क्या प्रदर्शित करता है तो ये प्रदर्शित करता है प्रतिरोधकता। इसको प्रतिरोधकता भी कहते हैं, इसके अतिरिक्त इसको विशिष्ट प्रतिरोध भी कहा जाता है। तो 53 नंबर प्रश्न हो गया, विकल्प नंबर सी इसका सही आंसर होगा।
54 नंबर प्रश्न है, संवाहक की लंबाई और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्रमशः इतने होने पर, खाली स्थान दिया है, संवाहक मतलब कोई चालक तार है, उसकी लंबाई और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्रमशः इतना होने पर संवाहक की विद्युत प्रतिरोधकता इसके प्रतिरोध के बराबर होगी। 54 नंबर प्रश्न है। ठीक है, तो देखो, जहां माप सेम होंगी, जहां पर माप सेम होंगी, वहीं उसकी विद्युत प्रतिरोधकता प्रतिरोध के बराबर होगी। माप सेम, देखो इसमें माप तो सेम है, एक एक, लेकिन इनके जो पैरामीटर हैं, यहाँ सेंटीमीटर में दिया है, यहाँ मीटर में दिया है। ठीक है, तो ये दोनों अलग अलग हैं। होना क्या चाहिए था, यहाँ सेंटीमीटर होता तब यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर होता तो चल जाता। देखो यहाँ 1 मीटर है, यहाँ 2 मीटर है, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ 1 मीटर है, यहाँ 2 मीटर है, सॉरी यहाँ 1 सेंटीमीटर है, यहाँ 2 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यहाँ ये डिजिट चेंज हो गई। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो 1 मीटर और 1 सेंटीमीटर। अगर थोड़ा सा भी दिमाग है तो इसको अप्लाई करके देखिएगा। मेरे पास बोर्ड नहीं है, नहीं तो मैं इसे बहुत अच्छे से बताता और बताने का प्रयास भी करूँगा। ठीक है, अगली किसी क्लास में शॉर्ट वीडियो लेके आ जाएंगे इसके ऊपर। तो ऐसे ही याद कर लीजिए कि संवाहक तार की लंबाई अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्रमशः इतने होने पर उस चालक तार की विद्युत जो प्रतिरोधकता है वो प्रतिरोध के बराबर कब होगी, जब उसका लंबाई कितनी होगी 1 मीटर और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर होगा। तो उसका जो प्रतिरोधकता आएगी वो और प्रतिरोध दोनों बराबर होंगे, ऐसे इस प्रकार से। ओमिक चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है, इन्होंने पूछा है किसी चालक पदार्थ का जो प्रतिरोध होता है किस पर निर्भर करता है, लंबाई पर निर्भर करता है, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, तापमान पर भी निर्भर करता है, पदार्थ पर भी निर्भर करता है, इन सब पर निर्भर करता है। तो इस प्रश्न का आंसर हो गया, 55 नंबर प्रश्न का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, कौन सा, सॉरी ऑप्शन नंबर ई, इन सभी पर निर्भर करता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 56, निम्नलिखित में से कौन सा कारक सुचालक के प्रतिरोध को प्रभावित नहीं करता। मतलब इन्होंने कहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा कारक है जो चालक, किसी भी चालक पदार्थ के प्रतिरोध को प्रभावित नहीं करता। इससे पहले में पूछा गया था प्रभावित करता है, इसमें देखो नहीं करता। सामग्री की प्रतिरोधकता जिससे सुचालक का निर्माण किया जाता है, ये तो प्रतिरोध को प्रभावित करती है, आर बराबर रो एल बाई ए से। सुचालक की कुल लंबाई आर बराबर रो एल बाई ए से, एल जो होता है वो कुल लंबाई उसके प्रतिरोध को प्रभावित करती है। जैसे जैसे लंबाई बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध भी बढ़ जाता है। क्रॉस सेक्शनल एरिया जिसको हम ए बोलते हैं, जैसे जैसे क्रॉस सेक्शनल एरिया का मान बढ़ाते हैं प्रतिरोध का मान घट जाता है, क्योंकि ये आपस में एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। अच्छा, उसका तापमान टेम्परेचर पर भी निर्भर करता है, परंतु सुचालक तार के वजन पर निर्भर नहीं करता। इसीलिए 56 नंबर प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। एक 1200 मीटर तार में 60 ओम का प्रतिरोध है, 240 मीटर तार के प्रतिरोध की गणना करिए। इस प्रकार के प्रश्न के लिए आप एक सूत्र लिख लीजिएगा। इस प्रकार के प्रश्न के लिए डायरेक्ट सूत्र लिखिएगा। क्या सूत्र है, R1 अपॉन R2 बराबर L1 अपॉन L2। यहाँ पर हमको दिया क्या है, देखो यहाँ पर हमको L1 लंबाई दी है, L1 लंबाई कितनी दी है 1200, इसको हम 1200 मान लेते हैं। L2 240 मीटर दी है, ये दी है 240। ठीक है, और R1 दे दिया है हमको 60 ओम। ठीक, R2 हमसे पूछा है तो हम सूत्र में ये सभी मान रख देते हैं। दोबारा करते हैं हम इसको, क्या है, सूत्र होता है R1 अपॉन R2 बराबर L1 अपॉन L2। तो R1 का मान कितना है 60 ओम, R2 का मान हमसे पूछा है, L1 का मान है 1200, L2 का मान है 240। तो 240 से 1200 को काटेंगे ऐसे, जीरो से जीरो कट जाएगा, 24 पंजे होता है 120। अब R2 निकालेंगे तो ये जो 5 है ये इसके बटे में आ जाएगा, रंग में चेंज कर देता हूँ, ये जो 5 है यहाँ पर ये इसके बटे में आ जाएगा, तो ये किस और उधर R2 हो जाएगा, तो R2 बराबर क्या हो जाएगा 60/5। तो 5 से जब 60 को काटेंगे तो कितना आएगा 12। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 12 ओम। मुझे उम्मीद है कि आप समझे होंगे। 58 नंबर प्रश्न देखते हैं। देखो यहाँ पर कुछ अच्छे से समझा दिया गया है। आर बराबर रो एल वाई ए से, यदि रो और ए स्थिर है तो इसका सूत्र होता है R1 अपॉन R2 बराबर L1 L2, और R2 यहाँ से निकालेंगे तो ये सूत्र बन जाएगा R1 इंटू L2 अपॉन L1। तो इस प्रकार से कुछ मल्टीप्लाई करने पर 12 हमको ओम प्राप्त हो जाएगा। अब हम चलते हैं 58 नंबर प्रश्न पर। निम्न में से किस ताम्र संवाहक का विद्युत प्रतिरोध सबसे कम होगा।
इनमें से कहा है कि कौन सा ऐसा संवाहक मतलब होता है चालक तार का जो विद्युत प्रतिरोध है सबसे कम कौन से का होगा। तो इसके लिए मैं रजिस्टर पर ही आपको करके दिखाता हूँ। पहले तो इसके सारे विकल्प आप देख लें। पहले तो आप इसके सारे विकल्प देख लें। ये खुद अकेला क्वेश्चन 2 से 3 मिनट ले लेगा, लेकिन हमें गलत करना नहीं है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को जब एग्जाम में सारे प्रश्न हो जाते हैं उसके बाद किया जाता है। इन्हीं प्रश्नों पर नहीं अटका जाता है और पेपर को कभी भी एक बार में अटेम्प्ट नहीं किया जाता है। तो इसको मैं आपको दिखाता हूँ, कैमरे के माध्यम से आप देखो, कॉपी में मैं इसको सॉल्व कराता हूँ। ठीक है, ठीक है। हाँ, अब आ गए हम 59 नंबर प्रश्न पर। तो 59 नंबर प्रश्न है, यदि 1800 मीटर लंबे तार में 90 ओम प्रतिरोध होता है तो एम मीटर लंबे तार में कितना प्रतिरोध होगा। इसके लिए मैंने अभी आपको सूत्र बताया। क्या सूत्र होता है इसके लिए? मैंने अभी आपको सूत्र बताया। सूत्र होता है R2/R1 बराबर L2/L1। ठीक, तो R2 हमें क्या है, ज्ञात करना है। R2 हमें ज्ञात करना है। R1 का मान कितना दिया है, 90 ओम, यहाँ पर 90 रख दीजिएगा। ठीक, L1 का मान कितना है, L1 का मान है 1800 ओम, और L2 का मान हमको क्या है, ज्ञात करना है। नहीं, L2 का मान क्या है, दोबारा करते हैं इसको, थोड़ा सा हम छोटा ले लेते हैं मार्क। हाँ, अब सही है। इन्होंने दिया है 1800 मीटर लंबे तार में 90 ओम प्रतिरोध है, तो मतलब L1 का मान कितना दे दिया, 1800, और प्रतिरोध R1 का मान कितना दे दिया, 90 ओम। तो वहीं पे पूछा है कि इतने मीटर लंबे, कितना मीटर लंबे, इधर दिया 300 मीटर लंबे तार में कितना मीटर है, 300 मीटर। ठीक है, तो और L2 का मान कितना दे दिया, 300। L1 का मान कितना था, 1800। R1 का मान कितना है, 90। ये R1 है। ठीक है, तो इस प्रकार जब हम हल करेंगे तो हल करेंगे, यहाँ पे हल दिखाया, ये देखो, ये वाला सूत्र जो लगा है यहाँ, R2/R1 बराबर होता है L2/L1। तो R2 का मान निकालेंगे तो क्या होगा, 300/1800 गुणा 90 बराबर 15। कितना आएगा, 15। मुझे उम्मीद है कि आपके समझ में आ गए होंगे। ज़्यादा टफ और बहुत ज़्यादा टफ इनमें आंसर, सॉरी क्वेश्चन वो नहीं है, सूत्र जो आपकी समझ नहीं आ रहा हो। तो अब हम पहुँच गए हैं 60 नंबर प्रश्न की ओर। 60 नंबर प्रश्न है, 10 ओम के चालक के व्यास को दुगुना कर दिया जाए तो नया प्रतिरोध क्या होगा। 10 ओम का जो चालक प्रतिरोध है उसको अगर दोगुना कर दिया जाए तो नया प्रतिरोध क्या होगा। देखो, प्रतिरोध दुगुना करना, तिगुना करना, खींचकर बनाना या क्या करना, इनसे संबंधित 3-4 सूत्र हैं, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, और फिर उसके बाद आपका इनसे संबंधित कोई भी प्रश्न गलत होने वाला नहीं है। मुझे उम्मीद है कि फिर उसके बाद आपका कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं। पदार्थ और लंबाई के दो तारों, यहाँ पर देख रहे हैं, यदि समान पदार्थ और लंबाई के दो तारों की प्रतिरोधकताएं क्रमशः 5 ओम 20 ओम है तो दोनों तारों की त्रिज्याओं का क्या अनुपात होगा। ठीक है, चूंकि हम जानते हैं कि R बराबर होता है रो L/A। ए क्या होता है, क्षेत्रफल। इसके लिए सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर हम आर और आर स्क्वायर में जो संबंध देख रहे हैं वो देख रहे हैं 1/R², ऐसे करके संबंध है। व्युत्क्रमानुपाती का वो भी स्क्वायर में संबंध है। ठीक है, तो यहाँ पर त्रिज्याओं का इन्होंने अनुपात पूछा है, तो इसको सूत्र कैसे निकलेगा, देखो यहाँ पर दिखा दिखा दिया गया है। ये यहाँ पर मैं तो कुछ इतने अच्छे से नहीं समझा पाऊंगा, रजिस्टर पे लिखूंगा, फिर कैमरा इधर उधर सेट करना पड़ेगा। देखो समझा देता हूँ। R1 का मान 5 ओम दिया है, R2 का मान 20 ओम दिया है। त्रिज्या R1 तथा R2 जो हैं वो अलग अलग दे दी गई हैं। ठीक है, तो हमने ये संबंध बताया, इससे यहाँ से हल करके ये संबंध निकालेंगे। अभी मैंने बताया था आपको, तो यहाँ से संबंध निकल के आएगा R1/R2 बराबर छोटी आर का स्क्वायर अपन R1, इन दोनों का होल स्क्वायर। तो देखो प्रश्न में ही दिया गया है, R1 का मान कितना है, 5 ओम। देखो R1 का मान 5 ओम है, R2 का मान 20 ओम है। तो यहाँ पर 5 ओम और 20 ओम इन्होंने रख लिया। ठीक है, 5 ओम और 20 ओम रख लिया। ये स्क्वायर जब इधर से हटाएंगे तो इधर जाके ये रूट बन जाएगा। ठीक है, तब अब देखो 5 एकम 5 और 5 चौक 20, 1/4 आएगा R1 और R2। ठीक है, एक का वर्गमूल निकालेंगे तो एक ही होता है, 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो 2 आएगा, तो 1/2 का इनमें अनुपात आएगा। ठीक है, R2/R1 का अनुपात आएगा 1/2 का, जबकि इन्होंने पूछा क्या है, R1 और R2 का। ये विकल्प भी आपको ऑप्शन में मिलेगा, ये ध्यान रखिए, ये वाला विकल्प भी आपको ऑप्शन में मिलेगा, लेकिन गलत नहीं करना है। हमको R2/R1 का अनुपात ना निकाल के R1/R2 का अनुपात निकालना है, जो कितना है, 2/1।
अगले प्रश्न की ओर चलते हैं मित्रों। अगला प्रश्न है, अगर 2 ओम प्रतिरोध के एक वायर कंडक्टर की लंबाई दोगुनी कर दी जाती है तो इसका नया प्रतिरोध होगा। देखो, खींचकर या दबाकर बोला नहीं है, तो इसके लिए तो सूत्र हमने बताया, आर ओल्ड बराबर क्या होता है, सॉरी आर न्यू बराबर क्या होगा, आर न्यू बराबर होगा एन इंटू आर ओल्ड, आर ओल्ड। ठीक है, एन क्या है, इतने गुना कर दी गई। देखो, तो हमें नया प्रतिरोध कैसे मिल जाएगा, पुराने प्रतिरोध का मान कितना दिया है, 0.2। ठीक है, और लंबाई कितनी की गई है, 2 गुना, तो जब 0.2 की 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 0.4। कितना आएगा, 0.4। 62 नंबर प्रश्न। कितने नंबर प्रश्न है, 62 नंबर प्रश्न। और 0.4 जो हमको दिया है विकल्प नंबर 1 में ही दिया है। 0.4 जो हमें दिया गया है वो एक विकल्प में दिया गया है, विकल्प नंबर 1 में। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर 1 सही। 63 नंबर प्रश्न है, देखो 63 नंबर प्रश्न, यदि 20 डिग्री सेल्सियस पर तांबे की प्रतिरोधकता इतनी मीटर है तो 2.5 वर्ग मिलीमीटर लंबे तार, तांबे के तार के 100 मीटर रोल पर डीसी प्रतिरोध की गणना करें। इसके लिए भैया एक सूत्र लगता है, काफ़ी टिपिकल सूत्र है, अगर आप याद कर पाएँ तो। टिपिकल क्यों है, क्योंकि बहुत देर से हम वही सूत्र आपको बताए पड़े हैं, पता ना आपने याद किया है या नहीं किया है, ये हमको पता नहीं कि आपने अभी तक वो सूत्र याद किया है या नहीं किया है। हम थे 63 नंबर प्रश्न पर। 63 नंबर प्रश्न है, यदि 20 डिग्री सेल्सियस पर तांबे की प्रतिरोधकता 1.72, प्रतिरोधकता मतलब रो, गुणा 10⁻⁻8 ओम है तो 2.5 वर्ग मिलीमीटर लंबे तांबे के तार 100 मीटर रोल पर कुल डीसी प्रतिरोध की गणना कीजिए। ये सिर्फ यहाँ पर कंफ्यूज करने के दिया गया है, ये होगा इसी सूत्र से, आर बराबर रो एल बाई ए से। कैसे होगा ये यहाँ पर देख लीजिएगा। देखो, आर बराबर रो एल बाई ए, यूनिट कन्वर्जन पे विशेष ध्यान देना है। रो का मान दे दिया है 1.72 गुणा 10⁻⁻8, जो मैं दोबारा आपको स्क्रीन पर दिखा दूँ, ये दिया है 1.732, सॉरी 1.72 गुणा 10⁻⁸ ये दिया है। एल का मान 100 मीटर ये दे दिया है, 100 मीटर। चूंकि दोनों मापें सेम होनी चाहिए, यहाँ पर मिलीमीटर में दिया है, ए का मान मिलीमीटर में दिया है, तो इसको मीटर में परिवर्तित करेंगे। हम जानते हैं 1 मिलीमीटर होता है 10⁻³ मीटर, तो इसको जब मीटर में परिवर्तित करेंगे तो ये हो जाएगा 2.5 गुणा 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर, और मल्टीप्लाई करने पर इसका आंसर आ जाएगा इतना। ठीक है, इसको हल कर लीजिए। देखो, यहाँ पर 10⁻8 दिया है, यहाँ पर 10⁻6, तो 10⁻⁻6 से 10⁻6 तो कट जाएंगे, यहाँ पर बचेंगी 10⁻2। ठीक है, और 2.5 से इनको भाग देना है, फिर इससे मल्टीप्लाई करना है, तो आंसर कितना आएगा, 0.688। थोड़ा सा मजबूर हूँ, कुछ ही दिनों में मैं क्या बोलते हैं उसको, पैड पैड ले लूँगा, उससे हल कराया करूँगा, या फिर वाइट बोर्ड पर शिफ्ट होना पड़ेगा। 64 नंबर प्रश्न है, 1 सेंटीमीटर चालक व्यास तथा 1 सेंटीमीटर चालक व्यास अथवा 0.859 सेंटीमीटर विद्युत रोधन मोटाई युक्त 1 मीटर लंबे एकल कोर केबल के विद्युत रोधन प्रतिरोध का पता लगाइए। विद्युत रोधन पदार्थ का अपेक्षित प्रतिरोध इतना है। देखो, विद्युत रोधन जो प्रतिरोध होता है उसका सूत्र अलग होता है, विद्युत रोधन प्रतिरोध का सूत्र अलग होता है। ठीक है, और विद्युत रोधन जो प्रतिरोध होता है उसका सूत्र हमने बताया कि अलग सूत्र होता है, उसके लिए होता है 2πL/d², ऐसे करके सूत्र होता है, जहां तक मैं कंफर्म हूँ। वैसे एक बार देख लेंगे हम। तो देखो, ए बराबर कितना दिया है, ए बराबर दिया है 10⁻² का स्क्वायर मीटर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। एल का मान इतना दिया है, आर हमें ज्ञात करना है, तो आर बराबर रो एल बाई ए, इससे भी निकाल लेंगे इंसुलेशन प्रतिरोध। ठीक है, तो फाइनली इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा जाके 0.515 गुणा 10⁻⁻15 ओम लगभग। ये इनमें से किसी विकल्प में दिया है 0.528 गुणा 10⁻⁻15। न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, हो सकता है थोड़े आपको कम समझ में आ रहे हो, मैं मजबूर हूँ कि व्हाइट बोर्ड मेरे पास नहीं है, नहीं तो व्हाइट बोर्ड पे अच्छे से समझा पाता। ठीक है, 2.5 सेंटीमीटर, ढाई मतलब 2.5 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर की आयताकार अनुप्रस्थ काट वाली कॉपर की 1 किलोमीटर की स्ट्रिप पत्ती के प्रतिरोध की गणना कीजिए, माना रो कॉपर की प्रतिरोधकता है। ठीक है, यहाँ पर लंबाई दे दी गई 1 किलोमीटर, देखो यहाँ पर लंबाई दे दी गई 1 किलोमीटर, तो किलोमीटर को किस में बदलना है हमको,
किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे, ठीक है। तो 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर, ठीक है, 1000 मीटर। और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना दिया है? हाँ, आयताकार है, आयत का क्षेत्रफल कितना होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई, तो ये आ जाएगा 2.5 और 5 की गुणा करेंगे तो ये आएगा 0.125, ठीक है। फिर इसको मीटर में बदल लेंगे। यहाँ पर इसका सॉल्यूशन दिया है, देखो ये अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आपस में। मल्टीप्लाई करने के बाद फिर मीटर में बदल लेंगे। मीटर में बदलने के बाद रो, एल और ए तीनों के मान रख देंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद इतना ओम आंसर आ जाएगा। चलिए, मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा, ठीक है, ताकि मैं और सुधार ला पाऊँ। और भाई थोड़ा सा मजबूर हूँ यार, फिर बता रहा हूँ कि जल्द ही व्यवस्था करते हैं इन सभी चीज़ों की। 1.7 सेंटीमीटर स्क्वायर एवं अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के तांबे की तार की लंबाई ज्ञात करें जिसमें इतना प्रतिरोध है, 0.3 का प्रतिरोध है, तांबे की प्रतिरोधकता इतनी है। बस एक ही सूत्र बार बार लगाना है, आर बराबर रो एल बाई ए। सभी मान अलग अलग दे दिए गए हैं। हम जानते हैं आर बराबर होता है रो एल बाई ए। रो दिया है 1.7 स्क्वायर एम एम, तो स्क्वायर एम एम ये है, एम एम को हम मीटर में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 1.7 10⁻⁻⁶ स्क्वायर मीटर। 0.3 दिया है आर और रो का मान दिया है 0.17 म्यू ओम। तो इसको भी हम बदलेंगे मीटर में तो यह हो जाएगा 0.017 ओम मीटर। और मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आ जाएगा कितना, 30। कितना आ जाएगा, 30। गुणा भाग कैसे करेंगे, ये मुझे उम्मीद है कि आप पे आती होगी। आप एक सीरियस तैयारी करने वाले छात्र हैं। अगला प्रश्न है, 20 मीटर लंबे केबल में 1 वर्ग मिलीमीटर का क्रॉस सेक्शनल क्षेत्र और 4 ओम का प्रतिरोध है। केबल की चालकता ज्ञात करें। पहले प्रतिरोधकता ज्ञात कर लें, प्रतिरोधकता के बाद चालकता हम ज्ञात कर ही लेंगे, क्योंकि प्रतिरोधकता जो होती है वो 1/चालकता होती है, ठीक है। तो प्रतिरोधकता ज्ञात करने के लिए देखो यहाँ पर हमने सूत्र बताया, आर बराबर होता है रो एल बाई ए। उसी सूत्र से ज्ञात करते हैं। देखो, चालक तार की लंबाई कितनी दी है, 20। चालक तार की लंबाई दी है 20 मीटर। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 मीटर मिलीमीटर स्क्वायर दिया है और प्रतिरोध 4 ओम दिया है। तो विशिष्ट प्रतिरोध का जो सूत्र होता है उसी से निकाल लेंगे। देखो, पहले हम इसका विशिष्ट प्रतिरोध ही निकालेंगे, रो निकालेंगे, ठीक है। आर बराबर रो एल बाई ए, रो बराबर हो गया आर ए अपॉन एल, ठीक है। तो रो बराबर 4 × 10⁻⁻⁶ बटे 20। 4 से इसको काटेंगे तो 5, तो 10⁻⁻⁶ पर 5 होगा, ठीक है। उसके बाद हमको निकालना है रो, तो रो क्या हो जाएगा, रो हो जाएगा 1/10⁻⁻⁶ बटे 5। तो जो बटे में चीज़ें होती हैं वो ऊपर आ जाती हैं, तो आंसर कितना हो जाएगा, 5/10⁻⁻6। और ये -6 जो पावर है वो ऊपर जाके प्लस की हो जाएगी, 10⁻6 मोह प्रति मीटर या साइमन प्रति मीटर इसका आंसर है। किसी तार की लंबाई का प्रतिरोध 4 ओम है। ये दिया है, किसी तार की लंबाई का प्रतिरोध 4 ओम है, उसी सामग्री और अनुप्रस्थ काट वाले एक अन्य तार का प्रतिरोध क्या होगा जो इससे 3 गुना लंबा है। तो इसके लिए मैंने आपको एक सूत्र बताया, आर न्यू बराबर होता है, आर न्यू बराबर आर ओल्ड गुणा एन। कितने गुना लंबा है, 3 गुना। तो कितना हो जाएगा, इससे 3 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा, इससे 3 गुना, ठीक है। आर न्यू हमको ज्ञात करना है, आर ओल्ड में जितने गुना बढ़ाया उससे गुणा कर दो। तो आर ओल्ड कितना था, 4, और कितने गुना बढ़ाया है, ये 3, 3 गुना बढ़ाया है। तो कितना हो गया आंसर, 4×3 = 12। कितना हो गया, 12। ये यहाँ पर सूत्र है, 4×3 = 12। सूत्र को और अच्छे से लिख देते हैं एक बार हमने। वैसे देखो, अगर तार अलग से जोड़ा जा रहा है तो उसमें क्या होता है, आर न्यू बराबर होता है आर ओल्ड की इंटू एन, ठीक है। तो आर ओल्ड कितना दिया था, 4 की गुणा कितने से कर दें, 3, तो 4×3 = 12। आर न्यू आ गया हमारे सामने निकल के 12। अब इसी आधार पर नए नए क्वेश्चन होंगे। देखो, अब क्वेश्चन है 69 नंबर क्वेश्चन। जब दो प्रतिरोधों को समान वोल्टेज में जोड़ा जाता है तो उनमें होने वाली शक्ति ह्रास का अनुपात ज्ञात कीजिए। मान लीजिएगा कि प्रत्येक प्रतिरोध की लंबाई समान है और वे एक ही पदार्थ से बने हुए हैं, लेकिन उनमें से पहले का व्यास दूसरे के व्यास से 2 गुना है। प्रत्येक प्रतिरोधक तार का अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल वृत्ताकार है। काफी टिपिकल क्वेश्चन है। क्या है, काफी टिपिकल क्वेश्चन है। सॉल्यूशन पर चलते हैं डायरेक्ट, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं।
देखो दिया है जो चालक का व्यास है D1 बराबर पहले तार का व्यास दूसरे तार की अपेक्षा कितना है, आधा है, या फिर दूसरे तार का व्यास पहले तार की अपेक्षा दोगुना है। ये दिया है इन्होंने कि पहले तार का व्यास दूसरे के व्यास से दोगुना है, ठीक है। तो और लंबाई कितनी है, लंबाई दोनों की बराबर है। विशिष्ट प्रतिरोधकता रो 1 और रो 2, प्रश्न अनुसार बी बराबर B1 बराबर बी होगा, तीनों के वोल्टेज क्या होंगे, समान होंगे। तो P1/P2 बराबर क्या हो जाएगा, पावर का सूत्र होता है ना, P बराबर होती है B² R, तो वो यहाँ रख दिया है। देखो P1 बराबर B² R1 और P2 बराबर B²R2, ठीक है। अब इसमें इनके मान रखेंगे, इसमें इनके मान रखेंगे, ठीक है, इसमें इनके मान रखेंगे। पी स्क्वायर बराबर P2L2/P1L1 में A1A2/A1, ठीक है। ये यहाँ पे आ गया। उसके बाद जब सॉल्यूशन करेंगे तो आप यहाँ पर सूत्र विकल्प नंबर ए सही आंसर होगा, ठीक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। चांदी के एक तार के टुकड़े का प्रतिरोध 1 ओम है। चांदी का एक तार है जिसके टुकड़े का प्रतिरोध कितना है, 1 ओम है। यदि शीशे का विशिष्ट प्रतिरोध चांदी की तुलना में 30 गुना हो तो चांदी के तार की 1/3 लंबाई और 1/3 व्यास वाले शीशे के तार का प्रतिरोध कितना होगा। ये भी एक भयंकर प्रश्न है, आसानी से आपकी समझ में आ नहीं रहा होगा। चलो मैं क्या करता हूँ, इन क्वेश्चनों को छोड़ दूं। अगर आपको लग रहा हो कि छोड़ दें तो छोड़ देते हैं। चलो क्वेश्चन देख लो, यहीं पे देख लो। दिया है चांदी का प्रतिरोध 1 ओम है, शीशे का प्रतिरोध हमें ज्ञात करना है। चांदी की लंबाई शीशे की लंबाई बराबर है। A1 चांदी की क्षेत्रफल मान लिया और A2 शीशे का क्षेत्रफल मान लिया। अब देखो रो 1 बराबर होगा रो 1 गुणा 30 और L2 बराबर होगा L1/3 और D2 बराबर होगा D1/3। जहाँ L1 बराबर लंबाई है, D2 क्या है, व्यास है, A बराबर क्षेत्रफल है, रो विशिष्ट प्रतिरोध है। अगर ऐसे प्रश्न सब एग्जाम में आ जाए तो करिएगा मत ही, पहली बार में इन क्वेश्चनों को नहीं करना है हमें। जब बाकी क्वेश्चन से टाइम बचे तभी इनको करना है। R2 बराबर होता है रो 2L2/A2, तो यहाँ पर मान रखा रो 2 का। इसके बाद ये कितना निकल के आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह गुणा, इसको सरलीकरण करेंगे तो कितना आएगा, 90R1। अर्थात शीशे का प्रतिरोध तांबे की तुलना में कितने गुना होगा, 90 गुना, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। एक कुंडली में तांबे के तार के 200 टर्न है, कितने टर्न है, 2000 टर्न है, और इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 0.8 mm है। कितना है, 0.8 mm² है। प्रतिवर्तन माध्य लंबाई 80 सेंटीमीटर है और तांबे की प्रतिरोधकता 0.2 म्यू ओम है, तो कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। कुंडली का प्रतिरोध कितना होगा, 40 ओम होगा। कैसे होगा देख लो। देखो दिया है एन, टर्न की संख्या कितनी दी है, 2000, ए का मान दिया है 0.8 mm² और एल दी है 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। इनको बदलेंगे मीटर में, तो देखो 2000 गुणा 80, कुल लंबाई कितनी हो जाएगी, हाँ हाँ 1600 मीटर, और रो का मान कितना है, 0.2 म्यू ओम मीटर, ठीक है। तो आर बराबर रो L/A से जब इन सब के मान रखेंगे तो लास्ट में कितना आएगा, काट पीट के 40 ओम। अगला प्रश्न देखते हैं। एक तार का प्रतिरोध मान मतलब एक तार का जो प्रतिरोध है वो 35 ओम पर किलोमीटर है और तार का वजन 5 किलोग्राम पर किलोमीटर है। अगर तार के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध 0.7 गुणा 10⁸ ओम मीटर है तो उस तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना होगा। ज़्यादा कुछ है नहीं इनमें, समझने को टफ लग रहे होंगे। देखो यहाँ पर क्या करना है कि इसका जो यूनिट दी है वो यूनिट बदलनी है, ठीक है। विशिष्ट देखो दिया है विशिष्ट प्रतिरोध 35 ओम पर किलोमीटर, वजन कितना है, 5 किलो ओम पर किलोमीटर। विशिष्ट प्रतिरोध का मान कितना दिया है, 0.7 गुणा 10⁻⁸ ओम मीटर। ए हमें ज्ञात करना है। हम जानते हैं आर बराबर रो L/A से, आर बराबर रो L/A से ए बराबर क्या हो जाएगा, ए बराबर हो जाएगा रो L/R। तो ए की जगह देखो 0.5 10, यही सेम रख दिया। नीचे 35 गुणा 10⁻⁻3 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 20 गुणा 10⁻⁻8 मीटर स्क्वायर। अगला प्रश्न है। लेड का एक तार और लोहे का एक तार समांतर क्रम में जुड़े हैं, उनके क्रमशः विशिष्ट प्रतिरोध 49/39 के अनुपात में है। पहला तार दूसरे तार की तुलना में 30% अधिक धारा वहन करता है और दूसरा तार पहले तार की तुलना में 47% अधिक लंबा है। उनके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। क्या करना है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। हम जानते हैं समांतर क्रम में वोल्टता का मान समान होता है, ठीक है। तो B1/B2 बराबर होंगे, तो B1 की जगह हमने I1R1 रख दिया, B2 की जगह R2R2 रख दिया। अब देखो आर
वन की जगह पे फिर हमने क्या रखा, रो L1 अपॉन A1, और R2 की जगह पर रखा रो L2 अपॉन A2। इन दोनों की जब फिर हमने जो अनुपात दिया था प्रश्न में, वो अनुपात को यहाँ पर रखा, अनुपात को रखा, और रखा मतलब फिर A1 अपॉन A2 का जो रेशियो निकाला वो आएगा 0.9 अपॉन A1, 0.9 अपॉन 1। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगर एक 74 नंबर प्रश्न है, अगर एक परिमित दैर्ध्य चालक, अगर एक परिमित दैर्ध्य चालक का व्यास घटाकर आधा होता है तो उसका प्रतिरोध कितना होगा। प्रतिरोध क्या हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। सूत्र कौन सा बताया था मैंने, इसके लिए एक सूत्र बताया था आपको, दबाकर या घटाकर, मतलब रगड़कर ऐसा कुछ किया नहीं गया है। क्या किया है, उसके चालक का व्यास व्यास घटा दिया गया है, तो प्रतिरोध कितना हो जाएगा। प्रतिरोध, इसके लिए एक सूत्र होता है, आर न्यू बराबर आर ओल्ड अपॉन एन स्क्वायर। एक चालक का व्यास घटाकर आधा कर दिया है, ठीक है, जब व्यास आधा कर दिया है तो उसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये व्यास जो है जब आधा करते हैं तो उसका स्क्वायर में बदलता है, तो क्या हो जाएगा, आधा। देखो यहाँ पर ये दिया है, अगर एक परिमित दैर्ध्य चालक का व्यास घटाकर आधा होता है तो प्रतिरोध 4 गुना हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, देखो आर बराबर होता है रो एल बाई ए, और ए बराबर पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। चूंकि डी वन बराबर था डी बाई 2, और ए वन बराबर हो गया A1 एक ए बटे 4, तो आर वन बराबर हो गया रो एल गुणा 4A। ठीक है, तो लास्ट में कितना निकल कर आएगा, 4R। अगला है प्रतिरोध का ताप गुणांक, प्रतिरोध में प्रति होने वाला परिवर्तन क्या है। प्रतिरोध का क्या दिया है, प्रतिरोध का तापमान गुणांक, प्रतिरोध में होने वाला प्रति डिग्री सेल्सियस क्या है, प्रति डिग्री सेंटीग्रेड होने वाला परिवर्तन ही क्या कहलाता है, प्रतिरोध ताप गुणांक कहलाता है। क्या, प्रतिरोध ताप गुणांक कहलाता है। 75 नंबर प्रश्न का आंसर है, वह पदार्थ जिसका विद्युत प्रतिरोध प्रकाश पड़ने से बदलता है क्या कहलाता है। मतलब ऐसा पदार्थ जिसका प्रतिरोध उस पर प्रकाश पड़ने से बदल जाता है तो वह पदार्थ कहलाता है फोटो कंडक्टिव पदार्थ। कौन सा, फोटो कंडक्टिव पदार्थ। इसको हम फोटो कंडक्टिव एलिमेंट के नाम से भी जानते हैं। कंस्टेंटर और मैग्निन कांस्टेंटन और मैग्निन एलॉय का इस्तेमाल मल्टीप्लायरों में मानक रेजिस्टर बनाने के लिए किया जाता है, क्योंकि ये क्या है, ये क्या है, ये है निम्न तापमान गुणांक, निम्न तापमान गुणांक वाली चीजें। ठीक है, क्या है, निम्न तापमान गुणांक, इनका क्या होता है, निम्न तापमान। किसी भी तापमान पर प्रतिरोध किस रूप में व्यक्त किया जाता है, किसी भी तापमान पर जो प्रतिरोध व्यक्त किया जाता है वो किया जाता है आर बराबर आर रेफरेंस 1 + एल्फा T2 माइनस T1 टी रेफरेंस माना जाता है। तो विकल्प नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 79 नंबर प्रश्न है, किसी वायर का प्रतिरोध ताप गुणांक 0.00125 डिग्री सेल्सियस है 300 केल्विन पर, इसका प्रतिरोध 1 ओम है। वायर का प्रतिरोध कितना होगा, ये जो अभी सूत्र दिया था वही वाला सूत्र लगेगा। हम जानते हैं RT2 बराबर कितना होता है, RT1 1 + एल्फा T2 माइनस T1। देखो T1 का मान है 300 केल्विन, और T2 पूछा क्या है, प्रतिरोध कितना होगा। ठीक है, 27, 300 केल्विन बराबर 27 डिग्री सेल्सियस होता है। RT2 का मान 2 ओम दिया है, RT1 का मान 1 ओम दिया है, एल्फा का मान ये दिया है ये यहाँ पर। ठीक है, इस सूत्र में रख दो, मल्टीप्लाई करने पर कितना प्राप्त होगा, 1111 केल्विन। कितना, 1100 केल्विन। फिर अगले प्रश्न में भी इसी प्रकार है, 90 डिग्री सेल्सियस पर एक कुंडली का प्रतिरोध 100 ओम है, 100 डिग्री सेल्सियस पर इसका प्रतिरोध 101 ओम है। 90 डिग्री सेल्सियस पर तार का तापमान गुणांक कितना होगा। देखो फिर वही है, R2 बराबर होता है R1 1 + एल्फा T2 माइनस T1। देखो R1 का मान 100 दिया है, यहाँ पर ये दिया है। ठीक है, R1 का मान 100 है, T1 का मान 90 है, ये है, T1 का मान 90 है। R2 का मान 101 और T2 का मान कितना दे दिया है, 100। T2 का मान कितना दे दिया है, 100। यहाँ पर पूछा क्या गया है हमसे, ताप गुणांक, प्रतिरोध ताप गुणांक एल्फा। ठीक है, एल्फा का मान हमसे पूछा है, ये एल्फा। तो 101 100 1 + एल्फा 100 माइनस 90, ये आ गया यहाँ पे 10 एल्फा, 10 एल्फा आएगा निकल के। ठीक है, ये आ जाएगा 1.01 बराबर 1 + 10 एल्फा। तो मान कितना एल्फा का निकल कर आएगा, 0.001 डिग्री सेल्सियस।
ठीक है। अगला प्रश्न है 81 नंबर प्रश्न। 15 डिग्री सेल्सियस पर एक चालक का प्रतिरोध 100 ओम है। कितना है? एक चालक का प्रतिरोध 100 ओम है। यदि इसके प्रतिरोध का ताप गुणांक इतना डिग्री सेल्सियस है, 0.00428 प्रति डिग्री सेल्सियस है, तो 0 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध कितना होगा? कितना होगा? 93.96 mm। सब न्यूमेरिकल प्रश्न है। बस अगर आपने एक लगाना सीख लिया तो सभी सीख जाएंगे, और मैं जल्दी इन प्रश्नों को तो बोर्ड पे कराऊंगा ही। ठीक है, बाकी इन्हें देख के आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक कुंडली का प्रतिरोध 600 ओम है, 20 डिग्री सेल्सियस पर ताप गुणांक कितना है? 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होगा? फिर वही सूत्र लगेगा, R2 बराबर R1 वन प्लस एल्फा T2 माइनस T1। ठीक है, निकालेंगे तो आंसर आ जाएगा 6618। 20 डिग्री सेल्सियस तापमान पर वृद्धि पर प्रतिरोध में 40% की वृद्धि हुई, तापमान गुणांक ज्ञात कीजिए। देखो, मतलब पहले 100 था, अब 140 हो गया प्रश्न अनुसार, तो आर टी बराबर आर नॉट वन प्लस एल्फा टी। ठीक है, मल्टीप्लाई करने पर जो आंसर आएगा वो आएगा अल्फा बराबर 0.21 डिग्री सेल्सियस। एक तार का प्रतिरोध कितना है? 20 ओम है। 20 ओम पर सॉरी एक तार का प्रतिरोध 20 डिग्री सेल्सियस पर 55 ओम है। इस तार का प्रतिरोध किस ताप पर 75 होगा? अल्फा का मान ये दे दिया। प्लांट असिस्टेंट में प्रश्न आया है, वही सूत्र लगाएंगे, दो समीकरण बनेंगी, आंसर आएगा इतना 1.118। आंसर देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जो करने वाले भाई हैं वो इसको देखकर अपना आंसर लगा लेंगे। किसी तार का प्रतिरोध 50 ओम पर 50 डिग्री सेल्सियस पर एक 10 ओम है, और 100 डिग्री सेल्सियस पर 12 ओम है। 0 डिग्री सेल्सियस पर तार का प्रतिरोध गुणांक ज्ञात कीजिए, यूपीआर में नल पूछा है। देखो, चलो बताओ। 50 डिग्री सेल्सियस पर तांबे का तार का प्रतिरोध R50 बराबर कितना दिया है? 10। R50 बराबर 10। 100 डिग्री सेल्सियस पर कितना दिया है? 12। ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस पर निकालना है। हम जानते हैं आर टी बराबर होता है आर नॉट वन प्लस एल्फा टी। आर नॉट का मान है 0 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध, और अल्फा है 0 डिग्री सेल्सियस पर ताप गुणांक। टी तापमान में परिवर्तन है। ठीक है, फिर लगाओ। देखो, 10 आर नॉट वन प्लस एल्फा नॉट 50, और 12 आर नॉट वन प्लस एल्फा नॉट 100। समीकरण 1 और 2 से जब हम हल करेंगे तो देखो, यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर आएगा ये 10/12 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा। फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होने पर ये वाली समीकरण हमको यहाँ मिल जाएगी, ये समीकरण यहाँ मिल जाएगी। एक जैसे पक्षांतर करेंगे, यहाँ पक्षांतर करेंगे, पक्षांतर करने के बाद ये हमको अल्फा नॉट का मान प्राप्त होगा 2/400, मतलब 0.005 प्रति डिग्री सेल्सियस। 6 बैंड रजिस्टर में फिर 86 नंबर प्रश्न। कितने नंबर प्रश्न था? 85 नंबर प्रश्न कर लिया। 86 नंबर प्रश्न है। 6 बैंड रजिस्टर रंग कोड में निम्नलिखित में से कौन सा बैंड तापमान गुणांक प्रदर्शित करता है? अब देखो, रजिस्टर में कौन सा बैंड क्या प्रदर्शित करता है, इसको लेकर आपको मैं बता देता हूँ कुछ। आपको ये बताना था, देखो कौन सा बैंड क्या प्रदर्शित करता है। ठीक है, आपको बताना था, देखो कौन सा बैंड क्या प्रदर्शित करता है। अगर कोई 3 बैंड का रजिस्टर है, तो उसमें जो पहला बैंड होगा वो प्रथम अंक दर्शाएगा, ये यहाँ पर लिखा है। पहला बैंड प्रथम अंक, दूसरा बैंड द्वितीय अंक, और तीसरा बैंड जो है क्या दर्शाएगा? मल्टीप्लायर गुणांक यहाँ पे लिखा है। ठीक है, क्या लिखा है? गुणांक। देखो, अगर कोई 4 बैंड अगर कोई 4 बैंड का रजिस्टर है, तो उसमें पहला प्रथम अंक दर्शाएगा, ये यहाँ पर देख रहे होंगे आप। यहाँ पर यहाँ पर पहला प्रथम अंक दर्शाएगा, दूसरा द्वितीय अंक दर्शाएगा, तीसरा मल्टीप्लायर दर्शाएगा, और चौथा सहनशीलता दर्शाएगा। कोई 5 बैंड का रजिस्टर है, तो पहला बैंड पहला अंक, दूसरा बैंड दूसरा अंक, तीसरा बैंड तीसरा अंक। ठीक है, और चौथा जो बैंड होगा वो गुणांक दर्शाएगा, पांचवा बैंड सहनशीलता। मतलब लास्ट में जो बैंड है, 5वें बैंड तक सहनशीलता दर्शाता है। यदि कोई 6 बैंड वाला है, तो पहला बैंड क्या दर्शाएगा? पहला अंक, दूसरा बैंड दूसरा अंक, तीसरा बैंड तीसरा अंक, चौथा बैंड क्या दर्शाएगा? चौथा अंक। चौथा बैंड क्या दर्शाएगा? चौथा अंक। और पांचवा बैंड, सॉरी, हाँ, चौथा बैंड क्या दर्शाएगा? गुणांक दर्शाएगा। पांचवा बैंड सहनशीलता दर्शाएगा, और छठा बैंड क्या दर्शाता है? तापीय सहनशीलता, टेम्परेचर कॉफिशियंट। ठीक है, तो इस वाले प्रश्न में क्या पूछा था, ये देखते हैं हम। कौन सा तापमान गुणांक को दर्शाता है? तो वो होता है छठा। कौन सा? छठा बैंड क्या दर्शाता है? तापमान गुणांक। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं, 87 नंबर प्रश्न। रंग कोडित प्रतिरोध को सोने की पट्टी द्वारा निर्देशित सहनशीलता क्या दर्शाती है? तो वो तो हम जानते ही हैं, गोल्ड सिल्वर नन। सही है, तो गोल्ड कितना दर्शाता है?
गोल्ड सिल्वर नन करके होता है, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन हैविंग वेरी गुड वाइफ, ऐसे करके अगर आपने पढ़ा हो तो जो गोल्ड वाला होता है वो क्या दर्शाता है, देखो गोल्ड लास्ट में होता है गोल्ड, फिर होता है सिल्वर, और फिर होता है नन मतलब कोई रंग नहीं, तो ये होता है 5%, सिल्वर होता है 10%, ये होता है 20%। ठीक है, तो जो गोल्ड होता है वो कितने परसेंट होता है, 5%, तो 87 नंबर प्रश्न का आंसर कितना हो जाएगा, विकल्प नंबर सी। ठीक है, चार बैंड प्रतिरोधक में चौथे बैंड का उपयोग किसको इंगित करने के लिए किया जाता है, अभी तो थोड़ी देर पहले हमने डायग्राम के माध्यम से आपको दिखाया था। कितने नंबर प्रश्न है, ये प्रश्न है 88 नंबर। कितने नंबर, 88 नंबर। तो चार बैंड प्रतिरोध में चौथे बैंड का उपयोग किसको इंगित करने के लिए किया जाता है, सिंह गुणता, किसको, सिंह गुणता। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है, 89 नंबर प्रश्न, प्रतिरोध के मुद्रित और प्रभावी मूल के बीच के अंतर को क्या कहते हैं। मुद्रित और प्रभावी मूल का जो बीच का अंतर होता है उसको कहते हैं सहनशीलता, क्या कहते हैं, सहनशीलता, हिंदी में इसको सहनशीलता कहते हैं, अंग्रेजी में टोलरेंस। चार बैंड प्रतिरोध में तीसरा अंक क्या दर्शाता है, यदि ये कोई चार बैंड का प्रतिरोध है, ये कोई प्रतिरोध मान लीजिए, अलग अलग रंग देख देता हूँ मैं इस पे, दो, तीन और चौथा रंग, ये कोई चार बैंड प्रतिरोध है, बन ही गया ये प्रतिरोध जैसा। हाँ, कोई प्रतिरोध है तो इसमें जो तीसरी डिजिट है ये वाली, तीसरा बैंड, तीसरा अंक क्या दर्शाता है, चार बैंड के प्रतिरोध में तीसरा अंक क्या दर्शाता है, मल्टीप्लायर, क्या दर्शाता है, मल्टीप्लायर, डेसिमल मल्टीप्लायर, क्या दर्शाता है, डेसिमल मल्टीप्लायर। अगला प्रश्न देखिए, 92 नंबर प्रश्न है, 2% प्रतिरोधों की निम्न सीमा 147 ओम है, अविहित मान क्या होगा, अविहित मान, देखो जो वास्तविक मान होता है, सूत्र होता है प्रतिरोध मान, देखो यहाँ पर सॉल्यूशन दिया गया है, एक सूत्र होता है प्रतिरोध, हाँ, तो एक सूत्र होता है प्रतिरोध मान बराबर वास्तविक मान प्लस माइनस सहनशीलता। ठीक है, तो वास्तविक मान कितना दिया है, हाँ, और वास्तविक मान का वास्तविक मान का सूत्र होता है निम्नतम सीमा और सहनशीलता। तो निम्नतम सीमा कितनी दी गई है इन्होंने, 147। ठीक है, सहनशीलता कितनी है, 147 गुणा 2/1000 गुणा 2/100, तो ठीक है, कितनी आएगी, 1.49 इंटू 94 के लगभग, मतलब 150 के लगभग, तो आंसर क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर सी। अच्छा, अब 92 नंबर प्रश्न पर, जब रजिस्टर कलर कोड को चार बैंड रजिस्टर पर दाएं से बाएं पढ़ा जाता है, दाएं से बाएं पढ़ा जाता है, तब प्रथम बैंड रजिस्टर की सहनशीलता को दर्शाया जाता है। दाएं से बाएं मतलब देखो ऐसे, अगर ये है तो इधर से पढ़ना है हमको, इधर से दाएं से बाएं पढ़ देंगे तो इसमें जो पहला वाला बैंड होगा वो किसको प्रदर्शित करेगा, तो ये सिंहगुड़ता को, इन्होंने वही पूछा है कि प्रथम बैंड सिंगुड़ता कौन सा बैंड प्रदर्शित करेगा, तो जो पहला होगा दाएं से वह सिंगुड़ता प्रदर्शित करेगा, अगर बाएं से पूछता तो ये अंतिम होता। ठीक है, अगला प्रश्न है, रंग 5 हेतु कार्बन प्रतिरोधों का क्रम कितना है, तो भाई बीबी रॉय करके याद कर लीजिएगा, क्या करके याद करेंगे, बीबी रॉय, बी, सॉरी, बी, अरे फिर नहीं आया, अब आया, हाँ, वी, वी, आर, ओ, वाई, ग्रेट, यहाँ पे आएगा ग्रेड, तो 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, 5 के लिए क्या है, ग्रीन, कौन सा रंग है, ग्रीन, ग्रीन मतलब हरा। तो 93 नंबर प्रश्न का आंसर हो गया ए। उस प्रतिरोधकता की प्रतिरोधकता क्या होगी जिसका रंग कोड भूरा, काला, सुनहरा और रजत हो, इसके लिए एक हम आपको चार्ट दिखा देते हैं, वो चार्ट आप देख लें, उसके माध्यम से करेंगे। ठीक है, सूत्र से भी याद कर लेंगे कि देखो, बी से काला, फिर बी से ब्राउन मतलब भूरा, फिर लाल, फिर नारंगी, देखो इनका एक एक अक्षर लिया गया है, रॉय, आर ओ वाई, रॉय हो गया, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, गोल्ड सिल्वर नन। ठीक है, गोल्ड सिल्वर और नन, यहाँ पर इन्होंने वही पूछा है, इसका रंग सबसे पहले भूरा, तो भूरे पर कितना आता है, 1, तो 1 वाला आंसर होगा, जिस जो 2 से प्रारंभ होता है वो तो होगा ही नहीं। देखो यहाँ पर ये 1 के 3 विकल्प हैं, 2 वाला विकल्प ये तो होगा ही नहीं। फिर दिया है काला, तो काले को से प्रदर्शित करते हैं, काला प्रदर्शित करते हैं हम 0 से,
फिर देखो जीरो, इसमें इसमें जीरो है, इसमें जीरो है, और इसमें जीरो है या नहीं छुपा हुआ है ये हम कह नहीं सकते, ठीक है। उसके बाद दिया है सुनहरा। सुनहरा मतलब, सुनहरा मतलब क्या? सोने जैसा रंग, हाँ, स्वर्ण कलर, ठीक है। तो देखो, सुनहरा रंग क्या ले लिया, 10%। ये सुनहरा, लास्ट में दिया है सिल्वर, लास्ट में क्या दिया है, सिल्वर, हाँ। हाँ, हम भूल गए ट्रिक बताना। लास्ट में रजत, रजत का मतलब होता है सिल्वर। तो 10% किस में दिया है, देखो एक तो 10% इसमें दिया है, ये हमारा पहले ही कट गया था, और इसमें 10% नहीं दिया है, तो ये तो होगा नहीं, ठीक है। तीन रंग दिए हैं, भूरा दिया है, काला, सुनहरा भी दिया गया है, ठीक है। विकल्प नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। प्रतिरोध का कलर, बैंड, VRVI है, का मान ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ पर इन्होंने बढ़िया से हल करके बताया है, ठीक है। पहला कलर क्या है, ब्राउन, तो पहले की जगह पे बर रख लेंगे। दूसरा रेड है, तो रेड की जगह पे दो हम मानते हैं। फिर मल्टीप्लायर आएगा, येलो, येलो 10⁻⁻4, फिर होगा गोल्ड, और इनका जब मान निकालेंगे तो कितना आएगा, देखो यही, मतलब इस तरह से ही आंसर दिया है, तो ये विकल्प नंबर बी में आंसर है। विकल्प नंबर बी में यही आंसर दिया है। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। 96 नंबर प्रश्न है, एक निर्धारित कार्बन प्रतिरोधक के रंग बैंड्स लाल, भूरे, सुनहरे और रजत हैं। कलर कोडिंग वाले प्रश्न है, सब आप कर ही लेंगे। बीबी रॉय वाला अगर आपको याद होगा तो देखिए, लाल को कितने से प्रदर्शित करते हैं, वी वी आर आर 0 1 2। लाल को कितने से प्रदर्शित करते हैं, 1 से, 2 से। सुनहरे को कितने से प्रदर्शित करते हैं, 10⁻⁻1, और रजत को 10% से, ठीक है। तो देखो वही इसमें दिया है, सबसे पहले दिया है लाल रंग, फिर भूरा रंग, ठीक है। तो भूरा रंग का हो गया 1 × 10⁻⁻1, 10⁻⁻1 प्लस माइनस 10%। तो इनकी जब इनसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.1 प्लस माइनस 10%, या 2.1 ओम आंसर होगा, ठीक है। 96 नंबर, एक नारंगी, नारंगी काला, भूरा, बैगनी। नारंगी, नारंगी ऑरेंज, मतलब ऑरेंज को कहते हैं बीबी रॉय, BVROY। तो ऑरेंज कितने नंबर पे आता है, 3, 3 वाला आंसर होगा। देखो, जो 3 से प्रारंभ हुआ, 47 वाला नहीं होगा, ये भी 47 वाला नहीं होगा, ठीक। उसके बाद देखो क्या हुआ, 3 से नारंगी हो गया, फिर दो बार नारंगी है, नारंगी है, फिर नारंगी है, फिर काला है। काला का कितना होता है, 0, भूरा का 1, बैगनी का 0.1%। तो 330 गुणा 10 की पावर, मल्टीप्लायर आए तो 10⁻1 प्लस माइनस 1%। आंसर किस में दिया है, किलो ओम में। जब किलो ओम में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 3.3 किलो ओम। अगला देखो, भूरे, हरे, धूसर, चमकीले, लाल रंग का रजिस्टर क्या होगा, भूरे, मतलब बी रॉय, ठीक है। तो सबसे पहला पहला जो होता है वो भूरा होता है, तो इसीलिए 1 से स्टार्ट होगा। 1 से इनमें और कोई स्टार्ट ही नहीं हो रहा है, तो बाकी सारे आंसर गलत हो जाएंगे। एक नंबर प्रश्न का विकल्प जो एक नंबर है वो सही होगा। एक कार्बन संयोजी प्रतिरोधक हेतु प्रतिरोधों को हरा, काला, इतना सारे रंग दे दिए गए हैं। रजत रंगों की पट्टियों में बाएं से दाएं संयोजित किया जाता है। प्रतिरोध तथा टॉलरेंस किन से होंगे, कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया है। सबसे पहला जो रंग दिया है वो कितना दिया है, हरा। हरा 5 से स्टार्ट होता है, देखो सभी प्रश्न के जो विकल्प हैं सब 5 से ही स्टार्ट हो रहे हैं। हरे के बाद कितना दिया है, काला। काला कितना है, काला, ठीक है। तो काले का कितना होता है, 0, क्योंकि सबसे पहले ब्लैक ही आता है, तो 0। फिर सुनहरा, सुनहरा का 0.1, और रजत का हो गया प्लस माइनस 10%। तो कितना हो गया ये, 50 प्लस माइनस 10%। कितना सरल प्रश्न था, 50 प्लस माइनस 10%, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला क्या है। एक रंग कोडित कार्बन प्रतिरोधक में रंग कोड बाएं से दाएं निम्नानुसार है, हरा, नीला, पीला, सुनहरा। प्रतिरोधक व अवतरित प्रतिरोध और सहनशीलता ज्ञात कीजिए। हिंदी बहुत ज्यादा शुद्ध लिख दी गई है, इसलिए थोड़ी दिक्कत हो रही है। प्रतिरोधों पर रंगों के अंकन का क्रम क्या है, देखो सबसे पहले हरा दिया है, हरा दिया है, हरा का 5 होता है, नीला का 6 होता है, 5 फिर 6, पीले का कितना होता है, 4। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, देखो यहीं पे दिए गए हैं 4 जीरो, इसलिए विकल्प हो जाएगा डी सही आंसर। कराऊंगा इस प्रकार के बढ़िया से प्रश्न, थोड़ा सा मजबूर हूँ व्हाइट बोर्ड की वजह से। एक प्रतिरोध में रंगों के बैंड का क्रम, पहले ब्राउन है फिर काला है,
तो ब्राउन का 1 आता है, काला का 0, फिर क्या है हरा, हरा का 5 और सुनहरा का कितना है ±5%। तो देखो 105 ±5%। ठीक है, यहाँ गुणा 10 की पावर 5 होगा, जब गुणा 10 की पावर 5 होगा, एक जीरो ये तो 10 की पावर 6, और 10 की पावर 6 को क्या कहते हैं, कैपिटल एम यानी कि मेगा, तो 1 मेगा ओम या फिर 5%। आंसर होगा यूपीपीसीएल TG2 9 मई में पूछा गया। प्रतिरोध के वर्ण कूट कलर कोड के अनुसार चांदी के लिए सहनशीलता कितनी होती है, 10% होती है, सब जानते हैं। सोने के लिए कितनी होती है, ये कमेंट करके बताना। निम्नलिखित कार्बन कोटेड प्रतिरोधकों में से किसका मान 20% सहनशीलता के साथ 10 किलोग्राम, 10 किलोग्राम नहीं 10 किलो ओम है। 20% किसी भी कलर के लिए नहीं होता है। तो देखो इनमें से कोई कलर नहीं किस में है, देखो इसमें रजत पट्टी, इसमें रजत पट्टी, इसमें स्वर्ण पट्टी, इसमें कोई सेंसा बैंड नहीं। ये दो विकल्प होंगे, कोई सेंसता बिल, देखो इसमें भी रजत पट्टी है, इतने से ही निकाल लेते आप। मतलब यहाँ पर दिया है इनमें कोई, देखो यहाँ है कोडेड प्रतिरोधकों में किसका मान 20%, 20% होता है नई कलर के लिए। हम गोल्ड सिल्वर और नन याद करते हैं, गोल्ड सिल्वर नन, नन का मतलब होता है कोई कलर नहीं। गोल्ड का 5%, सिल्वर का 10% और नन मतलब कोई कलर नहीं, तो इसका होता है 20%। 20% वाला जो था कोई कलर नहीं वाला एक ही विकल्प था, विकल्प नंबर डी, तो इसी से आंसर हो गया हमारा 103 का डी। 1.5 ओम्स प्रतिरोधकों की बैंड किस प्रकार होंगी, इन्होंने ये दिया है देखो। तो बन बन के लिए तो भूरा होगा ही, ये हम जानते हैं, ठीक है भूरा होगा, ये तो हम जानते हैं, सब में भूरा दिया है। फिर उसके बाद हमें कितना लेना है, 5 लेना है। तो 5 पे कौन सा आता है, हरा, हरा इसमें है और इसमें, इनमें हरा दोनों में नहीं दिया है। उसके बाद लास्ट में क्या लेना है, स्वर्णिम, स्वर्णिम लेना है, ठीक है। स्वर्णिम गुणांक 10 की पावर -1, तो विकल्प नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 10% सहनता के साथ, 10%, तो 10% किस में होती है, गोल्ड सिल्वर में होती है 10%। तो गोल्ड में ये दोनों तो विकल्प होंगे नहीं, क्योंकि इनमें लास्ट में 5-5% आएगा। उसके बाद ये देख लो BVRO, जो ऑरेंज से स्टार्ट होगा वो वाला आंसर होगा, क्योंकि 0 नहीं, पीले से स्टार्ट होगा, 0 1 2 3 4, तो पीला कितने पे आता है, 4 4, 4 से ये स्टार्ट हुआ है तो पीला। विकल्प नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, विकल्प नंबर सी। अब यहाँ दिया है मेगा ओम प्रतिरोध को के रूप में चिन्हित किया जाता है, मेगा ओम। तो मेगा हमने बताया कैपिटल एम से, किससे, कैपिटल एम, एम। अगला प्रश्न देखते हैं, 107 नंबर प्रश्न है, 6 के 8F के रूप में चिन्हित एक प्रतिरोध का मान क्या होगा, 6 के। देखो इसके लिए ना स्पेशल कोड होंगे, और ये टेक्निकल हेल्पर में ही पूछा गया है अभी तक प्रश्न, यूपीपीसीएल वगैरह में तो पूछा नहीं गया है। 6 के 8F के लिए जो कोड होंगे वो कितने होंगे, देखो ये इसके अनुसार आप सारणी के अनुसार कोड निकाल के और आंसर देख लीजिएगा। ±1% की प्रतिरोध सहनशीलता किस अक्षर के लिए होती है, तो एफ के लिए होती है। किसके अक्षर के लिए होती है, एफ के लिए। अब देखो अगला प्रश्न है, श्रेणी परपथ एक ऐसा परपथ है जिसमें केवल एक पथ होता है जिस पर धारा प्रवाहित होती है। सही बात है, श्रेणी परपथ ऐसे करके प्रतिरोध श्रेणी में संयोजित होते हैं, इसमें केवल एक ही परपथ होता है, एक ही पथ होता है जिसमें धारा प्रवाहित होती है। 109 नंबर प्रश्न का हो गया एक आंसर। 102 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा, देखो बताने, नीचे दी गई आकृति में कौन सा बल्ब अधिक चमकेगा। अगर सबसे पहले तो ये बताओ ये बल्ब जुड़े किस में है, तो हम समझ लेंगे कि हाँ आप थोड़ी बहुत इलेक्ट्रिशियन में तैयारी कर रहे हैं। ये प्रश्न, ये दोनों बल्ब जुड़े हुए हैं किस में, समांतर में, और समांतर में जुड़े हुए हैं, ठीक है। इन्होंने पूछा है कौन सा बल्ब चमकेगा, देखो ये यहाँ पर दिया है ओपन फिलामेंट दिया है, मतलब इसका फिलामेंट खोल गया है, तो ये तो जलेगा ही नहीं। इन्होंने पूछा है चमकेगा कौन से, तो B2 चमकेगा। कौन सा चमकेगा, B2। अरे अगर बल्ब का फिलामेंट खुल जाता है तो क्या वो जलता है, नहीं जलता है, तो इसका फिलामेंट पहले से ही इन्होंने बताया कि खुला हुआ है इसलिए जलेगा नहीं। श्रेणी परपथ के सभी भागों में क्या समान होता है, हम जानते हैं श्रेणी परपथ के सभी भागों में धारा समान होती है, और समांतर में क्या समान होता है, वोल्टेज। समांतर में क्या समान होता है, वोल्टेज, ठीक है। श्रेणी परपथ के सभी भागों में धारा का मान समान रहता है, जबकि समांतर परपथ में सभी में क्या समान रहता है, वोल्टेज। विद्युत उपकरणों को समांतर में क्यों संयोजित किया जाता है, विद्युत उपकरण समांतर में क्यों लगाए जाते हैं, ये यहाँ पर पूछा गया है, बताओ। समांतर में इसलिए लगाए जाते हैं तो ताकि उपकरणों की विद्युत धारा रेटिंग अलग अलग होती है, क्योंकि उपकरणों की जो विद्युत धारा रेटिंग होती है वो अलग होती है, इसलिए प्रतिरोध सब पर समांतर रहे, इस कारण उन्हें समांतर में जोड़ा जाता है। प्रतिरोधों के समांतर जोड़ के सिरों पर विभवांतर कैसा होता है, समांतर
जोड़ों पर विभवांतर क्या होता है, समान। हमने बताया समांतर में क्या समान रहता है, विभवांतर या विभा वोल्टेज। अगला है, दो या दो से अधिक शाखाओं में विभाजित होने वाले परपथ को कौन सा परपथ कहते हैं, समांतर परपथ कहते हैं। कौन सा परपथ, समांतर परपथ। 115 नंबर प्रश्न है, किसी वोल्टेज स्रोत से कई लैंप समांतर में लगे हैं, एक लैंप यदि जल जाए तो अन्य सभी लैंप प्रभावित नहीं होंगे, प्रभावित नहीं होंगे, ठीक है, श्रेणी में प्रभावित होते। एन ओम्स का प्रत्येक ऐसे रेजिस्टेंस एन संख्या में पैरेलल में कनेक्ट करने पर इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या होगा। देखो, यदि एन एम के रेजिस्टेंस, एन ओम का रेजिस्टेंस है और समांतर में उनको लगा दें पैरेलल में, तो ठीक है, टोटल जो प्रतिरोध होगा वो कितना होगा, 1 ओम होगा। कितना होगा, 1 ओम होगा। जैसे 10 ओम के 10 प्रतिरोध अगर समांतर में लगा दिए जाएं तो कुल प्रतिरोध का मान कितना होगा, 1 ओम। वही इन्होंने कहा है, एन ओम के एन प्रतिरोध समांतर में लगा दिए जाएं तो कुल प्रतिरोध का मान कितना होगा। देखो, समांतर में संबंधित दो एक जैसे लैंप 240 वोल्ट से संयोजित हैं, प्रत्येक लैंप पर वोल्टेज कितनी होगी, वोल्टेज तो सेम रहती है तो वोल्टेज कितनी होगी, 240 वोल्ट ही होगी। 117 नंबर प्रश्न हो गया। 118 नंबर प्रश्न है, ताम्र तार का प्रतिरोध आर है, समान अनुप्रस्थ क्षेत्रफल लेकिन दोगुने लंबाई के ऐसे 4 तारों को समांतर में जोड़ा है तो नेट प्रतिरोध कितना होगा। देखो, ताम्र तार का प्रतिरोध कितना है, आर। एक तार है, इसका प्रतिरोध क्या है, आर है। ऐसे ही कितने तार जोड़े गए हैं, 4, 2, 3 और 4, इनका टोटल प्रतिरोध कितना होगा। प्रतिरोध का आर 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 है तो कुल प्रतिरोध इनका क्या होगा, ये पूछा है। देखते हैं कैसे हल किया है। प्रतिरोध आर यदि अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल समान है एवं लंबाई को दोगुना कर दिया जाता है तो प्रतिरोध का मान भी दोगुना हो जाएगा, हम जानते हैं। तो 1/RA बराबर कितना हो जाएगा, 1/2R, 1/2R प्लस 1/2R प्लस 1/2R, 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2। ऐसे करके इनको जोड़ेंगे। जब नीचे वाली संख्या सब समान होती है तो नीचे वाली को एक बार लिख दो, ऊपर वाली चारों जोड़ दो। तो ऊपर कितना हो गया, 4, तो से जब 4 काटेंगे तो कितना आएगा, 2। कितना आएगा, 2। 1/R बराबर कितना आया, 2। तो आर बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 या R/2। विकल्प नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को इस तरह जोड़ा जाए कि पहले प्रतिरोध का दूसरा टर्मिनल दूसरे प्रतिरोध के पहले टर्मिनल से जुड़ता है। कुछ नहीं, एएलपी में पूछा गया है, साधारण सा प्रश्न है। ये देखो, पहला प्रतिरोध, अब हम दूसरा रंग ले लेते हैं, ये है दूसरा प्रतिरोध, ये कुछ दूसरा प्रतिरोध, इसका पहला सिरा ये है, दूसरा सिरा ये है, दूसरे वाले का पहला सिरा ये है, दूसरा सिरा ये है। इन्होंने कहा है कि दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को इस प्रकार जोड़ा जाए कि पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा, पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ दिया जाए तो इस प्रकार वैद्युत धारा का ये मार्ग क्या कहलाएगा, ये मार्ग कहलाएगा श्रृंखला परपथ। कौन सा परपथ, श्रृंखला परपथ या श्रेणी परपथ। विकल्प नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। 120 नंबर प्रश्न है, श्रेणी क्रम में जुड़े कुछ प्रतिरोध एक स्थिर वोल्टेज स्रोत से टर्मिनलों के बीच जुड़े हैं, उनमें से एक प्रतिरोध लघुपथित हो जाता है तो शेष प्रतिरोधों पर धारा प्रवाहित होगी या नहीं होगी। श्रेणी क्रम में जुड़े कुछ प्रतिरोध क्या है, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए कुछ प्रतिरोध एक स्थिर वोल्टेज स्रोत के टर्मिनलों के बीच जुड़े हैं, उनमें से एक प्रतिरोध शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो शेष प्रतिरोधों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो यहाँ जानो, श्रेणी क्रम में जुड़े कुछ प्रतिरोध एक स्थिर वोल्टेज स्रोत के बीच जुड़े हैं, उनमें से एक प्रतिरोध अगर शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो शेष प्रतिरोध में धारा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। कि एक परिपथ शॉर्ट सर्किट होने पर वहां प्रतिरोध शून्य हो जाएगा, वह धारा का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, धारा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अगला है 121 नंबर प्रश्न, श्रेणी संयोजन के लिए तुल्यांकी प्रतिरोध। श्रेणी संयोजन सबसे अधिक प्रतिरोध से कम होता है, नहीं। देखो, श्रेणी संयोजन के लिए प्रतिरोध का मान बता दें, यदि इसका मान 2 है और इसका मान 1 है तो टोटल प्रतिरोध का मान कितना आएगा, 3 आएगा। मतलब जो सबसे बड़ा प्रतिरोध होगा उसके मान से भी अधिक आएगा। तो इन्होंने देखो सबसे अधिक प्रतिरोध के मान से भी अधिक होगा, विकल्प नंबर 2 पे दिया है, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी। 121 प्रश्न हो गए हैं हमारे। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, किसी श्रृंखला परिपथ में कुल प्रतिरोध की गणना का सूत्र क्या है। देखो, यूपीपीसीएल TG2 24 जनवरी में ये प्रश्न पूछा गया था। तो श्रृंखला परिपथ में जो कुल प्रतिरोध गणना का सूत्र होता है वो होता है R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, और समांतर के लिए होता है 1/R बराबर 1/R2 सॉरी 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इस प्रकार से
चलता रहता है। ठीक है, यहाँ श्रेणी का पूछा है तो श्रेणी का हमने बता दिया। अगला है निम्नलिखित में से किस कनेक्शन में प्रतिरोधों के सभी प्रथम टर्मिनल जुड़े हैं और दूसरे टर्मिनल जुड़े होते हैं। देखो श्रेणी का हमने बता दिया। समांतर में क्या होता है, यदि ये दो प्रतिरोध हैं, तीन प्रतिरोध मान लीजिए, इनका पहला सिरा ये, दूसरा सिरा ये, पहला सिरा ये, दूसरा सिरा ये, पहला सिरा ये, दूसरा सिरा ये, इनके पहले पहले सिरों को एक स्थान पर जोड़ दिया जाए व दूसरे दूसरे सिरों को एक स्थान पर जोड़ दिया जाए तो ये इस प्रकार का जो सर्किट बनता है उसको कहते हैं समांतर परपथ। क्या कहते हैं, समांतर परपथ या समांतर कनेक्शन। अगला प्रश्न है, यदि किसी भी समांतर सर्किट में समांतर प्रतिरोधों को एक सर्किट से हटा दिया जाए तो कुल प्रतिरोध क्या होगा। मतलब एक समांतर सर्किट है, उसमें किसी एक प्रतिरोध को सर्किट से हटा दें तो प्रतिरोध का मान क्या होगा, बढ़ जाएगा। क्या होगा, बढ़ जाएगा। देखो अब इसका हम अभी प्रैक्टिकल करते हैं। जैसे ये तीन प्रतिरोध हैं, तीन तीन ओम के, तीन प्रतिरोध हैं तीन तीन ओम के। ठीक है, 3 ओम का ये है, क्या हुआ, ये कोई तीन प्रतिरोध सर्किट में लगे हैं, एक ये है, एक ये है और एक ये है। तीन प्रतिरोध सर्किट में लगे हैं जिनमें से तीनों का मान तीन तीन है, प्रत्येक का मान। तो कुल कुल प्रतिरोध 1/R बराबर क्या हो जाएगा, 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, कितना हो गया, 3/3, मतलब कि एक आ गया। अब इन्होंने कहा है कि एक को सर्किट से हटा दो, किसी एक को हटा दो, तो अब देखो टोटल कितना लगे निकलेगा। अब निकलेगा 3 × 3/6, 9/6, कितना आएगा, 6 से जब 9 को भाग देंगे तो 1.5 आएगा। क्या हो जाएगा, बढ़ गया ना, पहले एक आया अब कितना आ गया 1.5, तो क्या होता है, बढ़ जाता है। 124 नंबर प्रश्न हो गया। 125 नंबर प्रश्न है, प्रतिरोधों के समांतर संयोजन में तुल्य प्रतिरोध क्या होता है। जो सबसे कम मान का प्रतिरोध होता है उससे भी कम होता है, जबकि श्रेणी के लिए सबसे बड़े मान के प्रतिरोध से भी अधिक होता है। समांतर में क्या होता है, सबसे कम मान के प्रतिरोधक से भी अधिक होता है। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब देखते हैं अगला प्रश्न। एक समांतर सर्किट में की संख्या बढ़ाने से प्रतिरोध घटने लगता है। समांतर सर्किट में क्या बढ़ा दें, रजिस्टर की संख्या बढ़ा दें तो प्रतिरोध क्या हो जाता है, घट जाता है। 127 नंबर प्रश्न है, यदि समांतर जुड़े हुए चार बराबर प्रतिरोधों की तुल्य प्रतिरोध R है तो प्रत्येक प्रतिरोध का मान क्या होगा। प्रत्येक प्रतिरोध का मान क्या होगा, 4R होगा। देखो 4R 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 4R, जब हम इसको सॉल्व करेंगे इस प्रकार 4R/4 तो मान कितना आएगा, R। इन्होंने पहले ही दे दिया था कि R मान है, तो प्रत्येक प्रतिरोध का मान क्या होगा। समांतर संयोजन में कुल प्रतिरोध क्या होता है, घटता है, बताया हमने पहले भी, कुल प्रतिरोध का मान क्या होता है, घटता है। प्रश्न नंबर 129, व्यस्त प्रतिरोध के व्युत्क्रमों के बीजगणितीय योग द्वारा किस प्रकार के संयोजन पर व्युत्क्रम समतुल्य प्रतिरोध दिया जाता है। तो समांतर में होता है, किसमें, समांतर जुड़ा हुआ कनेक्शन में, किसमें, समांतर में। अगला है देखो ये वाला जो लग रहा है व्युत्क्रम वर्ग वाला नियम, ये ठीक है, इसको उन्होंने बोला है। प्रदाय आकृति के लिए किस प्रकार का संयोजन सही है, तो ये सभी समांतर में है, किसमें है, समांतर में। तो विकल्प नंबर बी होगा, ABC और क्या है, ABC समांतर में है। सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए ऐसे लगा दिए गए हैं, बाकी ये तीनों रजिस्टर ऐसे ही लगे हुए हैं जैसे हमने बताया, ऐसे इस प्रकार से तीनों रजिस्टर एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। हाँ, तो अब 131 नंबर प्रश्न है, दो प्रतिरोधकों का प्रतिरोध मान क्रमशः A1 और A2 है, वे समांतर क्रम में जुड़ते हैं, तो संयुक्त जुड़े हुए प्रतिरोधों का निवल प्रतिरोध क्या होगा। यूपी RBNL DG2 14 जुलाई 2021 को ये प्रश्न पूछा गया था। देखो 1/R बराबर होता है 1/R1 प्लस 1/R2। R2 इसको जब सॉल्व करेंगे, हमको 1/R का तो मान चाहिए नहीं, हमको R का मान चाहिए। इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, R2 इंटू R1 अपॉन R1 प्लस R2। ऐसा कहीं दिया है, ऐसा कहीं दिया है, ऐसा दिया है विकल्प नंबर ए में, A1 इंटू A2 गुणा भाग A1 प्लस A2। तो विकल्प नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। जिन्होंने भी प्रतिरोध से संबंधित प्रश्न किए होंगे उनको ये क्लास अच्छी लग रही होगी। यहां तक हो गया। अब है घरेलू संस्थापन में पंखे और लैंप किसमें संयोजित किए जाते हैं। तो घरेलू कनेक्शन सभी किसमें किए जाते हैं, समांतर में किए जाते हैं। अगला है 133 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सी समांतर प्रतिरोध परपथ की एक मुख्य विशेषता है। समांतर में एक यही विशेषता है, चालकता क्या होती है, योगात्मक होती है, वोल्टेज सेम रहता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, श्रृंखला में जुड़े हुए 47, 20 और 33 प्रतिरोध के बराबर प्रतिरोध क्या होगा। श्रृंखला में जुड़ते हैं, जैसे एक प्रतिरोध ये है 1 ओम का, दूसरा प्रतिरोध ये है 2 ओम का,
तो इनका टोटल प्रतिरोध पूछे तो कितना हो जाएगा, 3 3 कैसे हो गया, 1 और 2 को डायरेक्ट जोड़ दो 3 हो गया। ठीक उसी प्रकार उन्होंने कहा है श्रृंखला में जुड़े हैं 3 प्रतिरोध है 47, 20 और 33। कुल प्रतिरोध का मान पूछा है तो 47, 20 और 33 को डायरेक्ट जोड़ दो। तो देखो 7 और 3 10, 4 और 2 6 और 7, 6 और 3 9, 9 और 1 10, मतलब 100 ओम प्रतिरोध होगा। देखो 100 ओम किसी विकल्प में दिया है 100, विकल्प नंबर ई में दिया है 100 ओम। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है। 4 समरूप प्रतिरोधकों को पहले समांतर में फिर श्रेणी में जोड़ा जाता है। पहले संयोजन का परिणामी प्रतिरोध दूसरे संयोजन के परिणामी प्रतिरोध से कितने गुना होगा। सबसे पहले 4 प्रतिरोध हैं उनको समांतर में जोड़ा गया है। 1-1 ओम के प्रतिरोध मान लो, 1-1 ओम का पहले सब प्रतिरोध को 1-1 ओम का मान लो, चारों को। ठीक है, चारों को अगर 1-1 ओम का मान लिया हमने तो कुल प्रतिरोध कितना आएगा, देखो यहां देख लेते हैं। कुल प्रतिरोध कितना आएगा, R/4 आएगा। आर ओम मान लिए तो R/4 आएगा कुल प्रतिरोध। ठीक है, और अगर हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो टोटल प्रतिरोध कितना आएगा, 4R आएगा। तो श्रेणी क्रम और समांतर क्रम का जब हम रेशियो निकालेंगे तो कितना गुना आएगा, कितना आएगा 1/16। दो प्रतिरोध R1 और R2 विद्युत स्रोत से समांतर में जुड़े हैं। R2 का मान R1 का मान R2 से 4 गुना है। R2 में कितनी विद्युत धारा प्रवाहित होगी, ये बढ़िया क्वेश्चन है। R2 की 1/4 प्रवाहित होगी, कितनी होगी 1/4। फिर देखो अगला प्रश्न दिया है 6 ओम 8 ओम और 10 ओम का कुल प्रतिरोध ज्ञात कीजिए जब ये समांतर में जुड़े हों। तो देखो विकल्प में इनमें सबसे कम मान से कौन सा दिया है, सबसे कम मान से कम तो सभी दिए हैं। सबसे कम मान तो 6 का है, 6 से सभी कम ही दिए हैं। तो हम अब हमको सॉल्व करना ही होगा। 1/6 प्लस 1/8 प्लस 1/10 सॉल्व करो। सॉल्व कर रहे हैं हम तो हम इनका एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आएगा 120। 120 एलसीएम आएगा, उसके बाद हम हल करेंगे तो ऊपर आएगा 47/120। फिर 120 को 47 से 120 को भाग करेंगे 47 से तो कितना आएगा 2.54 वाट। ठीक है, 10 ओम प्रतिरोध वाले तार को मोड़कर एक वृत्त बनाया जाता है। वृत्त के किसी भी व्यास के दो बिंदुओं पर मध्य प्रभावी प्रतिरोध क्या होगा। अगर वृत्त बनाने की बात करें तो इसको डायरेक्ट क्या करो, इसको डायरेक्ट 4 से भाग दे दो। यहाँ जो मान दिया है अगर वृत्त बनाने की बात करें तो 4 से भाग दे दो, कितना आएगा 2.5। वृत्त बनाने की कभी भी बात करें तो ठीक है। हमारे पास 1 ओम 2 ओम 3 ओम के 3 प्रतिरोध हैं। 139 नंबर प्रश्न है, हमारे पास 1 ओम 2 ओम 3 ओम के 3 प्रतिरोध हैं। यदि तीनों प्रतिरोधों को किसी परपथ में लगाना है तब तुल्यांक प्रतिरोध के मान संभव हैं। कितने मान आ सकते हैं, देखो तो इसके मान कितने आ सकते हैं, 8 मान आ सकते हैं। देखो हमारे पास 1 ओम 2 ओम 3 को यदि तीनों प्रतिरोधों को किसी परपथ में लगाना है तब तुल्यांक प्रतिरोध के 8 मान आ सकते हैं। कौन कौन से 8 मान आ सकते हैं भैया बता देना कोई कमेंट करके, बहुत मेहनत हो रही है क्लास रिकॉर्ड करने में। नीचे दिए हुए सर्किट में R1 खोजें यदि R2 6 और R टोटल बराबर कितना है 3, ये दिया है। हम जानते हैं R टोटल समांतर सर्किट के लिए होता है R1 इंटू R2 बटे R1 प्लस R2। इस वाले सूत्र से निकाल लो, इस वाले सूत्र से। RT का मान कितना दिया है, मैं दूसरा रंग लेके वहीं लिखता हूं। देखो RT का मान 3 दिया है, R1 का मान हमको निकालना है, R2 का मान 6 रखेंगे और यहाँ पर मान R1 का हमें निकालना है, फिर यहाँ पर 6 रखेंगे। ठीक है, अब इससे इधर मल्टीप्लाई करिए तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3R1, 3R1 प्लस 6 3 18 बराबर 6R1। ठीक है, 6R1 हो गया। अब हम 3R1 को इधर 6R1 की तरफ भेजेंगे तो ये बचेगा 3R1, 3R1 बराबर 18। तो 3 से जब इसको 18 को काटेंगे तो कितना जाएगा 6 बार, कितना जाएगा 6 बार, तो आंसर कितना आ गया 6 ओम। ठीक है, 141 नंबर प्रश्न है। दो बराबर प्रतिरोध श्रृंखला में जुड़े हैं और उनका कुल प्रतिरोध 800 ओम है। यदि वे समांतर में जुड़े होते तो क्या होता। देखो दो बराबर मान के प्रतिरोध हैं, ये तो उन्होंने कह दिया कि दो बराबर मान के प्रतिरोध हैं श्रृंखला में जुड़े हैं और उनका कुल प्रतिरोध कितना है 800। मतलब 800 को जब हम 2 से भाग देंगे तो कुल प्रतिरोध कितना आएगा 400। एक प्रतिरोध का मान कितना है 400। ये कह रहे हैं अगर 400 ओम के दो प्रतिरोध समांतर में जुड़ जाएं तो आंसर क्या होगा। तो इसके लिए तो सूत्र यही होता है R1 R2 अपन R1 प्लस R2। नीचे दोनों का जोड़ 400 का जोड़ कितना होगा 800। अब इनको काट लो, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 4 दूनी 8 और 2 से 400 को काटेंगे तो कितना आएगा 200। तो 200 जिस विकल्प में है वह विकल्प सही होगा, विकल्प नंबर सी। अगला प्रश्न है 142 नंबर प्रश्न। तीन प्रतिरोध R1 R2 R3 समांतर में जुड़े हैं।
यदि एक अतिरिक्त प्रतिरोध इनके समांतर में जोड़ दिया जाए तो कुल तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा? ये R3 से भी कम होगा। प्रैक्टिकल करके देख लेना कितना होगा, R3 से कम। एक श्रृंखला परिपथ में परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना है? श्रेणी परिपथ है, 100 ओम है। पहले दो प्रतिरोध 90 और 50 है, तो तीसरा प्रतिरोध कितना होगा? सभी जानते हैं, श्रेणी क्रम में प्रतिरोध जुड़ता है, तो हमारे पास 50 + 30 मतलब 80 हो गया। 100 करने के लिए हमें कितने ओम का प्रतिरोध चाहिए? और 20 ओम का। अगला है 44 नंबर प्रश्न, 144 नंबर प्रश्न है, अगर ए और बी के बीच प्रभावी प्रतिरोध 500 ओम है, इनके बीच, इन दोनों के बीच प्रभावी प्रतिरोध 500 ओम है, तो आर का मान ज्ञात कीजिए। कैसे ज्ञात करेंगे? काफी लंबी कैलकुलेशन है। चलो ये प्रश्न कल हम आपसे वीडियो क्लास में करवाऊंगा, आज शाम को। जब दो समान प्रतिरोधों को श्रेणी में जोड़ा जाता है, क्या किया जाता है? श्रेणी में जोड़ा जाता है, तब प्रभावी प्रतिरोध R1, और उन्हें समांतर में जोड़ा जाता है तब प्रभावी प्रतिरोध R2 होता है। R1 और अपॉन R2 का अनुपात क्या होगा, वही पूछा है। देखो हमने जब श्रेणी में जोड़ा तो इनका प्रतिरोध कितना आया? 2R, और समांतर में जोड़ा तो प्रतिरोध कितना आया? R/2। इन R1 और R2 का जो अनुपात है वो ज्ञात कर लीजिए, तो कितना आएगा? 4। अगला प्रश्न 146 नंबर, जब 100 ओम के बराबर मान वाले n प्रतिरोधकों को समांतर में जो संयोजित किया जाता है तो कुल समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा? समतुल्य प्रतिरोध होगा 100/n। तुल्य प्रतिरोध की गणना करो। यहाँ पर देखो तीनों समांतर में है, जब सबके मान बराबर हों तो 3 मतलब 1 प्लस 2, 2 के 2 हैं तो इनका भी मान 1, तो 1 + 1 कितना हो गया? ये तो हो गया 2 ओम ये और 1 ओम ये, तो कितना हो गया? टोटल मान कितना आ जाएगा? 3 ओम। 3 ओम है किसी विकल्प में? हाँ दिया है, सी विकल्प में, तो सी नंबर इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 148 नंबर प्रश्न है, नीचे दिए गए परिपथ में ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध, ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए। देखो ये दोनों श्रेणी में हैं, परंतु ये और ये, इनकी बात की जाए तो ये हैं समांतर में। तो देखो 2 और 1 का जो पैरेलल निकलेगा वो कितना निकलेगा? देखो ये इन्होंने निकाला है, ये दोनों प्रतिरोध किस में हो गए? ये दोनों प्रतिरोध यहाँ पर इन्होंने दिखाया है श्रेणी में, 2 ओम आ गया। 2 और 1 का फिर इन्होंने क्या निकाल लिया? पैरेलल निकाल लिया, ये पैरेलल निकाला, इन 2 और 1 का, पैरेलल निकाला और उसके श्रेणी में एक ये जोड़ दिया। ठीक है, तो कुल कितना आ गया? 1.6। सब क्वेश्चन करवाऊंगा आराम से भाई, बोर्ड ही लगाना है अब जल्दी। दो तारों का प्रतिरोध श्रृंखला में जुड़ा होने पर 25 ओम, समांतर में जुड़ा होने पर 6 ओम है। काफी अच्छा प्रश्न है, कल कराते हैं इसको। बाकी अभी के लिए आंसर देख लीजिएगा, 10 ओम 15 ओम। क्लास बहुत लंबी हो चुकी है, थक भी चुका हूं मैं। 3 ओम मान के 3 प्रतिरोध एक त्रिभुज के रूप में जुड़े हुए हैं, किन्हीं त्रिभुज के किन्हीं 2 शीर्षों के मध्य प्रतिरोध क्या होगा? देखो 3 ओम के 3 प्रतिरोध हैं, इस प्रकार जोड़े हैं, और त्रिभुज के किन्हीं 2 सोर्सों के बीच जो सिरे हैं उनके बीच प्रतिरोध कितना होगा? ये 3 हो गया। अब ये दोनों श्रेणी में हो जाएंगे, मतलब 6 ओम। तो 6 × 3/9, 6 और 3 का समांतर निकालेंगे तो 3 × 3 = 9, और 3 को जब 6 को जब 3 से काटेंगे तो कितना आएगा? 2 ओम। कौन से विकल्प में है? सी, तो आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी। अब दिया है 151 नंबर प्रश्न, 100 ओम के 100 प्रतिरोध समांतर में संयोजित किए गए हैं, तो आंसर कितना होगा? 100 ओम के 100 प्रतिरोध, तो आंसर हो जाएगा 1 ओम। कितना? 1 ओम। R/n होता है, वही हमने किया है। इस प्रश्न को आपके लिए छोड़ रहे हैं, देखते हैं कितने लोग इस प्रश्न को करके देते हैं। 151 नंबर प्रश्न। 153 नंबर प्रश्न है, प्रत्येक 120 ओम के 10 प्रतिरोधों को श्रेणी में जोड़ने पर उनका कुल प्रतिरोध कितना होगा? 120 × 10 1200। 1200 किसी विकल्प में दिया है? नहीं दिया है, तो 1000 बराबर 1000 को हम के लिख सकते हैं, 1000 को क्या लिख सकते हैं? के, तो 1.2 के ओम, इसको क्या कहेंगे? 1.2 के ओम। 54 नंबर प्रश्न है, आकृति के आधार पर सही विकल्प का चयन कीजिए। देखो 3 प्रतिरोध दिए गए हैं, उनके अक्रॉस वोल्टेज भी है। धारा पूरे परिपथ में समान होगी? नहीं, समांतर में धारा समान नहीं होती है। पूरे सर्किट में क्या होगा? वोल्टेज समान होगा। समांतर सर्किट है ये, समांतर सर्किट में क्या होता है? वोल्टेज सेम होता है। अगला है 155 नंबर प्रश्न, 3 समान प्रतिरोध पहले समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, उसके बाद श्रेणी क्रम में जुड़े जाते हैं। श्रेणी क्रम में पहले की दूसरे के साथ संयोजित करने पर परिणामी प्रतिरोध कितना होगा? देखो पहले जब श्रेणी में संयोजित किए गए, समांतर में संयोजित किए गए तो R3 आया, और श्रेणी में संयोजित किए तो उनका प्रतिरोध 3R आएगा। अब R1/R2 बराबर क्या हो जाएगा? R3/R
वो R/3/3R कितना आ जाएगा 1/9, 1/9 गुना। 156 नंबर प्रश्न है, यदि समांतर में जोड़ा जाए 4 समान प्रतिरोधों के बराबर का प्रतिरोध R है तो प्रत्येक प्रतिरोध का मान कितना होगा? प्रत्येक प्रतिरोध का मान 4R होगा, सभी जानते हैं। 5 ओम प्रतिरोध शॉर्ट सर्किट हो गया है, इसमें से जो 5 ओम प्रतिरोध है ये शॉर्ट सर्किट हो गया है, तब ए और बी के बीच का प्रभावी प्रतिरोध, तब धारा इधर से आएगी इधर निकल जाएगी, प्रभावी प्रतिरोध कितना हो जाएगा? प्रभावी प्रतिरोध 2 ओम होगा। इसमें गलत दिया है, देखो नहीं सही दिया है। इन्होंने कहा कि जो शॉर्ट हो गया, हम ओपन समझ रहे थे, शॉर्ट हो गया यहाँ से आएगी, और धारा हमेशा शॉर्ट जिसमें उसे कम प्रतिरोध मिले उसी सर्किट से होकर गुजर जाती है, तो यहाँ से आएगी धारा और ऐसे निकल जाएगी, इधर जाएगी ही नहीं धारा, तो इस सर्किट का प्रभावी प्रतिरोध कितना हो गया? 1 ओम हो गया। 160 नंबर 158 नंबर प्रश्न है, एक्स और वाई के मध्य प्रतिरोध की गणना कीजिए। एक्स और वाई के मध्य, यहाँ पर वैल्यू दिख नहीं रही है, जूम करके देखते हैं, जूम करके देख लीजिएगा और आप ही हल करिएगा, इसको मैं नहीं कर पाऊंगा। अंतिम प्रश्न ये है, ये दोनों प्रश्न आप पे छोड़ रहा हूँ, देखता हूँ कितने लोग इन प्रश्नों का आंसर देते हैं। बाकी के जो प्रश्न है अगली क्लास में करा दिए जाएंगे भाई लोग। 160 नंबर प्रश्न तक हम पहुंच चुके हैं और अब हिम्मत भी जवाब दे चुकी है, इससे आगे हो नहीं रहा है। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। न्यूमेरिकल छोड़ रहा हूँ, इसके कुछ न्यूमेरिकल छोड़ रहा हूँ आपके लिए। प्रतिरोध ऊर्जा को किस रूप में विलुप्त करता है? तो ये ध्यान रखिए, प्रतिरोध ऊर्जा को ऊष्मा के रूप में विलुप्त करता है। 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर तांबे की प्रतिरोधकता का मान कितना होता है? जल्दी जल्दी बता दे रहा हूँ, 1.68 गुणा 10⁻⁻8 ओम। जब भी किसी चालक में ऊष्मा उत्पन्न होती है तो इसका किस नियम का पालन करता है? तो ये करता है जूल के नियम का पालन। जूल का नियम होता है I²RT, H=I²RT। थ्योरेटिकल जो प्रश्न है वो बता देता हूँ। वेरिएबल रजिस्टर क्या होता है? तो वेरिएबल रजिस्टर एक प्रकार का आरेखिक और लघुगणकीय रजिस्टर होता है, ठीक है। यहाँ दिया है का प्रयोग प्रतिरोध को आउटपुट लेने के लिए किया जाता है जो उस पर लागू वोल्टेज के एक कार्य होगा, तो इस ये होता है पोटेंशियल मीटर, ठीक है, पोटेंशियोमीटर। नीचे दिया है मोनोलिथिक रजिस्टर में रेजिस्टेंस R और विसरित क्षेत्र की लंबाई के बीच क्या संबंध होता है? तो L के बढ़ाने पर R क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, ठीक। अगला परिवर्ती प्रतिरोध क्या होते हैं? परिवर्ती प्रतिरोध एक प्रकार के आरेखिक प्रतिरोध होते हैं। क्या होते हैं? एक प्रकार के आरेखिक प्रतिरोध। फैन रेगुलेटर में जो हम प्रतिरोध प्रयोग करते हैं वो कौन सा प्रतिरोध होता है? यूरेका प्रकार का प्रतिरोध होता है। अगला है रियोस्टेट बनाने के लिए कॉन्स्टेंटन वायर का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि कॉन्स्टेंटन तापमान परिवर्तित होने पर भी उसके प्रतिरोध में कोई परिवर्तन नहीं होता कॉन्स्टेंटन में। एक ऐसा विद्युत यंत्र, क्या है एक ऐसा विद्युत यंत्र जिसका इस्तेमाल प्रतिरोध घटा बढ़ाकर धारा को नियंत्रित करने में किया जाता है, तो इसको कहते हैं रियोस्टेट। क्या कहते हैं? रियोस्टेट। यहाँ ये सारे न्यूमेरिकल है, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। देखो आर प्रतिरोध वाले 3 प्रतिरोधों को कितने संयोजन बनाए जा सकते हैं? देखो कितने, अगर 3 प्रतिरोध हैं और संयोजन कितने? देखो एक श्रेणी वाला बन गया, एक समांतर वाला बन गया, एक श्रेणी समांतर वाला बन गया, मतलब 2 श्रेणी में लगा दो, एक समांतर में, एक क्या है 2 समांतर में और एक श्रेणी में, तो कितने बन गए? 4। विकल्प नंबर बी इसका सही आंसर होगा। जब प्रतिरोध R के n प्रतिरोधक एक श्रेणी में संयोजित किए जाते हैं तो कुल प्रतिरोध का मान क्या होगा? कुल प्रतिरोध होता है NR। कितना होगा? NR। बाकी जो क्वेश्चन है आप खुद दिखा दे रहा हूं मैं, आप करिए। 166 नंबर प्रश्न, 10 ओम के 2 प्रतिरोधों को समांतर में जोड़ा जाता है तथा इस संयोजन को एक अन्य 10 ओम के प्रतिरोध के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, परपथ का कुल प्रतिरोध कितना होगा? आप देख के स्क्रीनशॉट लेके अगर हो सके तो मुझे आंसर बता दीजिएगा। बाकी मैं इस क्लास में करवाने के अवस्था में नहीं हूँ, ये समझ लीजिए, बहुत थक गया हूँ इतनी लंबी क्लास रिकॉर्ड करते करते। आप बताइए ए और बी के बीच कितना प्रतिरोध होगा? देख लीजिएगा, देखते हैं कितने प्रश्नों के आंसर आप लोग देते हैं। अगला प्रश्न देखिए ये वाला, फिर देखिए 161, फिर देखिए 160, उसके बाद देखिए 159, 158। चलिए मिलते हैं इसी प्रकार की अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।